गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कुछ सही दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बताएं मुझे। ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा मेरे प्यारे बच्चों। और क्या क्या है आज इस चर्चा में? तो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन आप सबके सामने लिखे हुए हैं। इनफैक्ट 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अंदर है कि जाति व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार का एटीट्यूड भारतीय समाज में दिखाई देता है। ये 2014 में पूछा था, 2014 में, जीएस पेपर 4 में। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप देखिए एक बार। और ये इसलिए क्योंकि अगर इन प्रश्नों को आज के डिस्कशन के द्वारा आप सॉल्व कर पाए तो आपको अपनी अप्रोच को, अगर आपकी जो मैं सिखाता हूं वो अप्रोच है तो उसको कंटिन्यू करना है, और अगर नहीं है तो आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो भी आप पढ़ते हैं ये किसी बुक में मिल जाएगा, किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएगा, नहीं। ये डायनामिक्स वाले क्वेश्चन है। तो जो देश और दुनिया में चलता है, अगर उस पर आपकी निगाह है तभी जाकर के सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये सोसाइटी का, कास्ट का देखने में लगेगा कि ये स्टैटिक टॉपिक है। जीएस पेपर 1 तो स्टैटिक ही होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ज्योग्राफी स्टैटिक होता है और ना ही सोसाइटी स्टैटिक होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सब अब करंट बेस्ड ही होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूं और 100% नॉट खींचतान करके आज के एक आर्टिकल के आधार पर, जिस आर्टिकल की विषय वस्तु है कि यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक लग गई। यानी अब एफआईआर हो या अरेस्ट मेमो हो, उसमें किसी भी व्यक्ति की जो गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, उसकी जाति अब नहीं लिखी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जातिगत व्यवस्था को खत्म करने के लिए। और आप सोचिए, ये जो कदम उठाया गया है, अगर ये सफल हो जाए तो मेरे जैसे लोग और मेरे जैसी सोच रखने वाले लोग शायद बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा। अब इतिहास यानी अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम है कि जो पास्ट में हो चुका है, स्वाभाविक है वह आपके अतीत की जो स्मृति है आपके मन मस्तिष्क में है, आपको उसी के आधार पर एक बेहतर भविष्य बनाना है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो कदम उठाया गया है जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किया गया। यानी सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक डिसीजन में जातिगत जो भेदभाव है उस पर एक प्रश्न उठाया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के एक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कानूनी दस्तावेज होंगे, जो पुलिस के रिकॉर्ड्स होंगे, और कोई भी पब्लिक प्लेस होगा, वहां पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो लबोलुआब न्यूज इतनी ही है, और इस न्यूज को इन तीनों टॉपिक के साथ आप कैसे जोड़ेंगे, अब आप सोचिए। और कैसे मैं 100% जोड़ना सिखाऊंगा उसको भी सोचिए। इसीलिए जो भी बच्चे ये सब सीखना चाहते हैं, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर आप सबका स्वागत है। ये मेरा ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें, यहां पर क्लिक करके, और उसके बाद इस प्रकार की तैयारी का आनंद लें। या हिंदू का लेक्चर मेरे ऐप पर बिल्कुल फ्री है। सुबह 9 बजे होती है क्लास, आप सब जरूर जुड़ें। तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वह यही पढ़ेंगे, यूपी में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध, राज्य सरकार के आदेश के पीछे हाई कोर्ट का फैसला है। यानी राज्य सरकार का जो आदेश अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानूनी दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान पर जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यानी ये जो यूपी पुलिस का, माफी चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का आदेश है, उसके पीछे हाईकोर्ट का एक फैसला है। तो
अब ये टॉपिक हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर वन आप उठा के देखेंगे तो जीएस पेपर वन में अभी तक 4 या 5 क्वेश्चन, एक इसमें मिसिंग है, दलित असर्सन। तो आप देखेंगे कास्ट को लेकर के लगातार प्रश्न पूछे गए, क्योंकि जाति भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो जीएस पेपर वन सोसाइटी इसमें कास्ट पर लगातार प्रश्न पूछा गया। देख सकते हैं 3 प्रश्न मैंने यहां पर आपके सामने लगाए, क्योंकि यहां पर इतने ही आ सकते थे, बाकी अंदर आपको और भी ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग बहुत बेहतर ढंग से करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद आज फिलिस्तीन के लिए एक अच्छी खबर है। आज क्या मतलब, कल ही हो गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फ्रांस और फ्रांस के साथ लगभग 140 देशों ने फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है, एक स्टेट एक राज्य के रूप में। इजराइल ने उसकी कठोर निंदा की है। उसने कहा यह आतंक को सहयोग देने जैसा कदम है। अब यह विषय आज आया हुआ है द हिंदू में भी, आप देखें, यानी राइट टू स्टेट, राज्य का अधिकार किसका, फिलिस्तीन का। तो एक टॉपिक यहां पर। फिर आप अगर इंडियन एक्सप्रेस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर भी यही मिलेगा कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने में अन्य देशों का साथ दिया। इसका इजराइल और गाजा युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा विवाद और उससे जुड़ी हर एक घटना आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा और सिखाऊंगा जीएस पेपर 2 आईआर, यानी अगर फ्रांस और कुछ अन्य देशों की नीतियां रही हैं उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हमें यह पढ़ना है कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के क्या रही है। जीएस पेपर फॉर इथिक्स, यह फ्रांस का कदम क्या इंटरनेशनल इथिक्स को स्थापित करता, सेटल करता है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को। ऐसे और प्रीलिम्स इनकी निगाह से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो जाति वाला जीएस पेपर 1 यानी जाति, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, जीएस पेपर 4 एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ऐसे और प्रीलिम्स इनकी निगाह से भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके सामने रहे। फिर इसके बाद एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया हुआ है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हिंदू में, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। पूरा का पूरा बॉर्डर जो डिस्प्यूट है बच्चों, बहुत बढ़िया से, यानी ऐतिहासिक काल से लेकर के अभी तक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, उसकी टाइमलाइन और सारे फैक्ट दिए गए। केवल इसमें कोई भी करंट की न्यूज नहीं, कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, बातचीत हुई, नहीं। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसका ए टू जेड, यानी पूरा सीमा का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे एक ऐसे आपसे पूछा था, बढ़िया बाड़ें बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं, यानी अगर फ्रेंड्स अच्छे हो तो नेबर अच्छे होते हैं। आप चाहे अपने घर परिवार में देखें और चाहे दो राज्यों के बीच में देखें या हम दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में देखें। आप अपने आसपास घर परिवार में देखें, अगर जमीन, खेत, ठीक है, अगर खेत में मेड़बंदी ठीक से नहीं तो भाई भाई में लड़ाई हो रही है। घर का अगर बंटवारा ठीक नहीं है, दीवार में कुछ हो रहा है, वहां पर लड़ाई हर जगह, गांव हो या शहर हो। तो सीमा, जो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, आज पूरे सीमा का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से, जिससे हम इस प्रकार के इसे लिख पाएंगे। फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 आईआर, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, यानी भारत चीन संबंध पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का एक सिलेबस है। तो अगर आप भारत चीन सीमा को अच्छे से समझेंगे तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका मैनेजमेंट, इस पर आप बेहतर लिख पाएंगे। जीएस पेपर 4 ऑब्वियस है, एज ए एग्जांपल, ये जो सीमा विवाद है, जो चाइना का तिब्बत अरुणाचल को अपने क्षेत्र में दिखाना है, जबकि ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा कभी चीन के किसी इतिहास में नहीं माना गया है। तो आप जबरदस्ती जो दिखा रहे हैं, स्वाभाविक है, यहां अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का प्रश्न उठता है। और ऐसे और भी, जैसे एक ऐसे आपसे पूछा था कि भारत में सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है बॉर्डर मैनेजमेंट, ये आपसे पूछा था। तो कॉम्प्लेक्स टास्क कैसे है, स्वाभाविक रूप से जब आप समझेंगे कि बॉर्डर क्या है, डिस्प्यूट का क्या क्या जोन है, क्यों ये जोन है, ये जबरदस्ती का बनाया है या ऐतिहासिक रूप से क्या है, ये सारी चीजें। और प्रीलिम्स के लिए तो आपको सारे एमसीक्यूज बन के मिलते हैं। इसके बाद
आईपीआर गांधीनगर ने भारत की संलयन ऊर्जा योजनाओं के लिए रोडमैप एक दिया है, यानी फ्यूजन पावर प्लांट्स। तो फ्यूजन और फिजन, नाभिकीय विखंडन, फिजन, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके द्वारा हम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 इसलिए लगाया गया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें आईटीईआर प्रोजेक्ट का भी जिक्र है। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऊर्जा के लिए, तो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है। तो जब कब तकनीक पे आपसे यूपीएससी पूछा हुआ है, ऐसे अगर आप देखें कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी एज अ साइलेंट फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो ऑब्वियस है आईटीईआर के जो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोजेक्ट है वो सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तकनीक के सहयोग के ही तो उदाहरण है। तो ऑब्वियस है उसी को जीएस पेपर 2 के साथ भी मैंने जोड़ा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तकनीकी सहयोग और किस प्रकार से इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बेहतर बनती है। जीएस पेपर 3 एनर्जी और इकोनॉमी ये तो रहेगा ही रहेगा और प्रीलिम्स के लिए इसको हम देखेंगे। तो काफी मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेरा जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में कल मैंने डिटेल से बताया, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप, आज नहीं आज के 2 साल 3 साल के बाद आपको ये महसूस होगा, विश्वास करिएगा, ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जो मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाते समय ही बना ली थी कि आने वाला समय इसी पर्सनल मेंटरशिप का है, लेकिन उसका मॉडल होना चाहिए पाल, यानी पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग, पाल। हर एक बच्चे के हिसाब से अगर स्ट्रेटजी बने, और ये बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो स्वाभाविक उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए है कंप्लीट मेंटरशिप जिसमें प्री मेंस ऑप्शनल तीनों शामिल है। देखिए ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हमेशा आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शनल के साथ जाने के बारे में ही प्लान करना होगा, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल सही नहीं है तो फिर आप कितनी भी मेंस की तैयारी कर लीजिए, निकलना मुश्किल है। इसलिए कंप्लीट मेंटरशिप ही प्रेफर कीजिए। बाकी अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स लगातार निकल रहा, मेंस रुक रहा है, उसके लिए ओम यानी ओनली मेंस मेंटरशिप है जिसमें चारों पेपर और ऐसे शामिल हैं। और अगर किसी का प्रीलिम्स ही बार बार रुक रहा है, उसका मेंस तैयार है, तो ऑब्वियस है वह जीएस और सीसेट की हमारी प्रीलिम्स की मेंटरशिप ले सकता है और बेहतर तैयारी कर सकता है। पूरा फॉर्मेट आपके सामने ये है, यानी ये मैं मेरा स्टूडेंट की डिटेल, यानी यही फिजिकल फॉर्म हमारा है जो आपके पास जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक प्री मेंस के सब्जेक्ट का, वीकली मंथली टास्क, उसके बाद फिर मेंटर फीडबैक, और उसके बाद एक कॉलम और है पेरेंट्स सिग्नेचर यहां पर, यानी आज जुड़ गया है पेरेंट्स सिग्नेचर, यानी इसमें मुझे पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए। हर महीने जब आप मुझे भेजेंगे इसको, तो आप उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर करा करके अपने भेजेंगे, तो एक प्रकार से एक बंधन हो जाएगा आपके ऊपर, एक बाउंडेशन हो जाएगा। और आप, क्योंकि देखिए आपकी गलती नहीं है कि आपके अंदर ही बाउंडेशन की नीड है, मुझे भी नीड है, सबको नीड है, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये हमें आदेश करता है। तो अगर मन में जैसे भाव आएंगे, आदेश हमारी शरीर को ऐसे मिलता है। तो ये जब आपके पास 1 महीने का मन का आदेश रेडी रहेगा कि भैया 1 महीने में सुनील अभिव्यक्ति ने लिख के दिया है कि ऑप्शनल में ये खत्म करना है, और केवल खत्म नहीं करना, उनसे डाउट भी पूछना है। प्रीलिम्स के लिए अभी उन्होंने कोई टास्क दिया है, पॉलिटी दिया है, इकोनॉमी दिया, हिस्ट्री दिया, ज्योग्राफी, जो भी, ये कितना जा रहा है, वीकली कितना हो रहा है, तो वीकली आप हमें रिपोर्ट करेंगे, डेली इसमें रिपोर्ट में नहीं कराऊंगा, वीकली। और फिर मंथली टास्क, हर हफ्ते आप रिपोर्ट करेंगे, और मंथली सेम ऐसे ही मेंस के लिए क्या चल रहा है, एक एक चीज। तो जिस दिन आपको ये हुआ और उसके बाद आपको रिमार्क दिया गया, धीरे धीरे आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है, अनुशासन का अर्थ है अराजकता, सॉरी, अनुशासन का अर्थ है सफलता, और अराजकता यानी कियोस का अर्थ है विनाश। तो अगर आप डिसिप्लिन है तो स्वाभाविक है आप हर जगह सफल होंगे। डिसिप्लिन रहने के लिए अपने सर पे एक डंडा रखना जरूरी है, ये फिक्स है। अगर आपके सर पे डंडा नहीं है तो डिसिप्लिन आप नहीं रह पाएंगे। मैं अपनी स्वयं की बात आपसे बताता हूं, ठीक है। मैं खुद फिटनेस एक्सपर्ट हूं, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट कोर्स है जिसके आधार पर मैंने नौकरी की, उसके बाद अपनी मैगजीन वगैरह निकाली, फिर यूपीएससी की पिछले, आप ये मान चलिए कि 15 वर्षों से मैं टीचिंग
कर रहा हूं यूपीएससी की, और उसके बाद भी आज मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर रखना पड़ा, और आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से। यानी एक गुरुजी मुझे भी अपने लिए बनाने पड़े, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। मुझे पता है कि कब क्या चीज कैसे करनी, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी, डिसिप्लिन टूट रहा था। अब एक फोन आ जाता है, सर कहाँ है, आ जाइए। तो ये आपको हमेशा करना पड़ेगा बच्चे। अगर ये, और जो ये अद्भुत है, इसको आपको मैं समझा नहीं सकता हूं। इसको एक छोटे और उदाहरण से और आपको मैं समझाऊं कि जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की, अब की बार का जो मेरा स्कोर है, बाय मिस्टेक एक जीरो लग गया था। जीरो कभी मेरा लगा नहीं था प्रैक्टिस में, जब मैं थोड़ा सीरियस हो गया तो जीरो लग गया, क्योंकि आसपास फायर होने लगे, और मैं चौंकता हूं पटाखों वगैरह से, जब पटाखे, तो भी मेरा ऐसा हो जाता है। मैं चौंक गया, मेरा हाथ दब गया। ट्रिगर बहुत ऐसे मासूम सा होता है कि हल्का सा छूते ही चल पड़ता है। तब भी मेरे जो कोच हैं, जिन्होंने मुझे 1 साल ट्रेन किया, मुझसे कहते कि सर आपका पहला स्टेट का स्कोर मुझसे ज्यादा है। मेरा पहला स्टेट में स्कोर आपसे 20 पे 25 पॉइंट कम था। मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते उन्होंने भी कहा कि सर आपका, आपने इस एज में स्टार्ट किया और आपका स्टेट का स्कोर मेरे स्कोर से बहुत ज्यादा है, जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी पहले मैच की बात करूं, पहला प्रोफेशनल मैच, यानी स्टेट का मैच। ये कैसे हो पाया, आप चिंतन कीजिए। ये इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने डे 1 से पर्सनल मेंटरशिप ली, क्योंकि मुझे झेलना नहीं था। मुझे पता है कि यार अगर ऐसे खुद गए तो खुद सीखते सीखते ना जाने कितना समय बर्बाद चला जाएगा। और इसके 1-2 एग्जाम्पल अगले साल आपको दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदा, नोट कर लीजिएगा, यही पर्सनल मेंटरशिप का और एक बहुत बड़ी सक्सेस का अगले साल आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूं उसका। देन आप कहोगे कि यार ये बंदा जो बात 1 साल पहले कह रहा था, वो कैसे सत्य साबित होने जा रहा है। ऐसा क्या हो सकता है, अगर अच्छे कोचेस आपके पास हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मेंटरशिप अब एक नया सत्य है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नया सत्य है। अभी जैसे एक मेरा बच्चा है पुराना, उसका मैं जिक्र करूं बच्चों, ये सब सीखना। देखो ऐप पे क्लास मैंने इसीलिए, क्योंकि मजा आता है। अभी एक मेरा बच्चा है विजय कुशवाहा, इसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और 1 मिनट में उसका, क्योंकि एक मैसेज आने के बाद 50 मैसेज और आ जाते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट 1 मिनट। ये अपना पुराना स्टूडेंट है, आप सबकी क्लास का, आप सबको पता ही होगा। बड़ा अच्छा लड़का, बस इसका प्री फंस रहा है। ठीक है, इसने एक प्रश्न पूछा कि यह संसद टीवी देख रहा था, और संसद टीवी पर एक कोई विश्लेषण करने वाले थे। उन्होंने ये कहा कि सर भारत सरकार का जो मेड इन इंडिया है, तो वहां पर विचारक ये कहने लगे कि मेड बाय इंडिया, उसी का प्रश्न पढ़ रहा हूं, बड़ा प्रश्न है, मेड बाय इंडिया होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इस प्रकार के डाउट अगर आपके मन में आते हैं, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, इसके पीछे की सारी जर्नी, तो स्वाभाविक है कनेक्ट होना पड़ेगा। आज की ही बात है, आप 1 मिनट पहले ये मैसेज आप देखिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार आपके पास टीचर। अब ये कैमरा यार, ये आज का मैसेज है विजय का, आप देखो 8:50 पे आया हुआ। ठीक है, फिर एक और बच्चे का मैसेज देखो, ये हमारा पुराना स्टूडेंट है लोकेश। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि हर एक बच्चा, नहीं ये तो एक दूसरे बच्चे का है। ये देखिए, ये लोकेश, अभी अभी इसका भी मैसेज आया 8 बजे, यानी जब मैं हिंदू बना रहा हूं। इसने क्या लिखा, सर मैं लोकेश आपका पुराना स्टूडेंट। सर मेरे भाई की किडनी, मतलब इनके इनके घर में हेल्थ इश्यू था, इनकी पढ़ाई छूट चुकी थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर अभी 26 साल मेरी उम्र है, मेरे पास अभी इनके पास 8 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ऑब्वियस है, तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं अभी तैयारी स्टार्ट कर सकता हूं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर इस प्रकार की चीज है, आपके पास टीचर है जो आपकी सुनता है। ये वो बच्चे हैं जिनसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मैं अपने हर बच्चे के साथ, ये जितने भी बच्चे हैं ना, इनसे अलग से कोई पैसा नहीं, इनका कोई पर्सनल मेंटरशिप नहीं। मैं बस बताना चाह रहा हूं एक एग्जांपल
कि जिन बच्चों के बड़े जेन्युइन सवाल आ जाते हैं, जैसे लोकेश का आया, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता, नहीं तो सुबह से इतने मैसेज आ जाते हैं, मैं बहुत सारे मैसेज देख नहीं पाता हूं, बच्चे मुझसे खफा हो सकते हैं। लेकिन पर्सनल मेंटरशिप में चूंकि उनका अलग ग्रुप होता है, उनका सारी चीजें होती है, वो सब दिखता है, उनके साथ डेली कनेक्ट बना रहता है। अभी एक हफ्ते 15 दिन से टूटा पड़ा, क्यों? क्योंकि ये न्यू फॉर्मेट में मैं सबको बुलाने वाला हूं, और जो यहां नहीं आ सकते उनको जो है उनके घर भेजा जाएगा, पूरा प्लान फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बीपीएससी मेंस रोशन कुमार कह रहे हैं, सर बिल्कुल बीपीएससी मेंस के लिए हम तो तैयार बैठे हैं भाई, हम तो रोज ही कह रहे हैं, हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अक्टूबर से। ठीक है, आप रेडी रहिए। ठीक है। यूपी में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध, राज्य सरकार के आदेश के पीछे हाई कोर्ट का फैसला है, ऐसा कहा गया है। जरा आप यहां से देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2025 को एक 10 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया। इसको आपको याद करना है। इस आदेश के तहत उन्होंने कहा, जाति आधारित जो राजनीतिक रैलियां होती हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। गाड़ियों पर लगे जाति स्टिकर स्लोगन हटाने के निर्देश दिए गए। मैं यहां से हट जाता हूं जिससे कि सब बच्चे देख सकें इसे। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों से जाति नामक बोर्ड और घोषणाएं हटाने को कहा। ठीक है, अगला पढ़िए। पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो जो जारी होता है उसमें आरोपी की जाति का उल्लेख हटाया गया। ठीक है। यह आदेश सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया निर्णय 16 सितंबर 2025 से प्रेरित है। यानी देख सकते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन और सरकार ने यानी एग्जीक्यूटिव ने उस पर एक जबरदस्त फैसला लिया। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इंडियन डेमोक्रेसी पर कोई भी निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो इस घटना को बहुत बेहतर ढंग से आप डाल सकते हैं एज एग्जाम्पल की वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है। तो बहुत बेहतर स्थिति में जहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका मिल करके काम कर रहे हैं। न्यायपालिका ने एक आदेश जारी किया और कार्यपालिका ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर तीनों संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मिल करके भारतीय लोकतंत्र को सजाने और संवारने में लगी हैं। आप ऐसी लैंग्वेज लिख सकते। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया एक प्रकार की इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? तोड़ना है, मरोड़ना है। कल एक मेरा बच्चा है नीतीश, बिहार से है, उसने मुझे 2026 में उसको अटेम्प्ट करना है मेरी पर्सनल मेंटरशिप में। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया, उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके मैसेज के कंटेंट को यहां पे ला रहा हूं। सोचियो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में, उसके बाद भी उसको क्या डाउट हो रहा है। उसको ये डाउट हुआ कि जो कल मैंने कहा कि एनालिटिकल स्किल डेवलप किए बिना, यानी कल मैंने एनालिटिकल स्किल पर बहुत ज्यादा चर्चा की, तो मैं उसका भी 1 मिनट आप लोगों को बताता हूं कि आप सोचो कि जो बच्चे कनेक्ट है उनको भी कितना डाउट बच्चों के मन में होता है। एक बार आप उसको भी देखिए, और फिर उसके बाद जो मैंने उसको बताया है ये है, देख सकते हैं। मैं ऐसे ही ग्रुप बनाता हूं जैसे ये है, लिखा होगा। अरे भाई खड़े, ये आप लोगों के लिए समझिए सबसे अच्छा सेशन होता है जो मैं ये सब दिखाता हूं, क्योंकि हर एक बच्चे की समस्या दूसरे बच्चे की समस्या होती है। सुमित पर्सनल मेंटोरशिप, उसने क्या पूछा, एक बार प्रश्न देखो। सर हिंदू सेशन में आपने एनालिटिकल स्किल के बारे में बताया था, कैसे डेवलप करें, जबकि ये इतना डिसिप्लिन्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी मैं आपको इसका डिसिप्लिन दिखाऊंगा, एक भी दिन आज तक इसने अपडेट मिस नहीं की। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट कार्ड भेजी, फिर मैंने इसको एक मैसेज टाइप किया, पढ़ के सोच वही जो आई, पढ़ के सोच बेटा, पढ़ के सोच वही जो आईक्यू आईपी में करता हूँ, वही एनालिटिकल स्किल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो हर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए, प्री पढ़ते समय आना चाहिए। जो मैं माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलता हूँ प्रीलिम्स पढ़ते समय, ये वही सब है बच्चे। तो इसका मतलब है कि हर एक बच्चे को डाउट हमेशा है। तो एनालिटिकल स्किल मैंने उसको ही बताया कि बेटे जो मैं हिंदू में रोज करता हूं, अब फिर आज और उसी के माध्यम से सभी बच्चों को क्लियर कर रहा हूं। तो ये जो आप पढ़े, ये एक न्यूज हो गई, एक समाचार हो गया। अब उस समाचार को जैसे ही हम
इन पेपरों के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल स्किल बेटा। ये हो गया मेंस का। ऐसे ही ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल को भी, ऐसे ही प्रीलिम्स का होता है एनालिटिकल स्किल, जो मैं माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिक्र करता हूं। कि यानी आप पढ़ रहे हैं, आपने उठाया एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, अब तुरंत एंड आपने याद करिए, अच्छा ये होता है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद एनडीटीएल पर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं कि एनडीटीएल क्या है, नो यार, यूपीएससी 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक में पूछेगा 1 and 2 देगा तो नाइदर 1 नॉट 2 देगा, या ओनली 1 ओनली 2 इस टाइप से, या बोथ 1 and 2 एक ऐसा देगा। एक यार स्टेटमेंट बेस देता है, अगर एनडीटीएल पे कोई स्टेटमेंट आ गया तो एनडीटीएल ये है, दूसरी चीज के साथ ये, चलो यार इसमें एनडीटीएल में सही और गलत, यानी कि एक क्वेश्चन बनाते हैं एनडीटीएल पे जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और दोनों क्या कर रहे हैं, यानी दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। चलो एक और बनाते हैं जिसमें एनडीटीएल क्या कर रहा है, ए सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अच्छा ये भी हो गया। चलो यार एक और पूछता है वो कि पहला गलत है, दूसरा सही है, चलो ये भी बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। एक चैप्टर उठाओ, एक टॉपिक उठाओ, उसको निगल जाओ। कि अगर आप विश्वास करिएगा, अगर आप 4 साल बाद भी प्री निकालते हैं ना, तो आपका प्री निकलेगा, और नहीं तो आप 8 साल लगा लीजिए, प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है। रीजन क्या है, अभी जैसे मेरे मेंटरशिप में भी कई बच्चे हैं, आज उनको भी थोड़ा सा यहां पर लताड़ लगानी है, ये मेरी मजबूरी है, माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों के लिए। सर मेरा पॉलिटी खत्म हो गया, सर मेरा, अरे भैया जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया नहीं, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटी की क्लासेस अक्टूबर में मैं नए ढंग से लेने जा रहा हूं, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता बदलेगा। लेकिन नहीं, हम पढ़ ले रहे। अरे आप मुझे लिखते कि सर इकोनॉमिक्स में जितनी क्लास आपने ली है 50%, और ओल्ड क्लासेस भी ऐप पर अवेलेबल है, वहां पर 100% हो चुका, यूट्यूब पर अवेलेबल है 100%। सर जितनी क्लासेस आपने अभी सीसीपी के बैच में ली है, सर उसको मैंने तोड़ डाला है सीआरआर पे, अभी तक 25 क्वेश्चन केवल सीआरआर पे, एसएलआर पे कम से कम 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, रेपो रेट पे कम से कम इतने क्वेश्चन। सर मैंने प्रैक्टिस कर ली है, आ जाए कोई एक भी जाने नहीं दूंगा, मैं ज्यादा खुश होता। आप क्या कर रहे हो, और एडवांस में चल रहे हो कि गुरु दिसंबर तक पूरा सिलेबस, ऐसा सिलेबस खत्म करके सुकून लेकर के आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे बच्चे। जो पढ़ाया जा रहा है उसको निचोड़ कैसे निकाल लो, ठीक है ना, नींबू का रस ऐसे 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 निकालो, रस बनाओ, पियो उसको। सो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। एनालिटिकल स्किल यही होता है प्रीलिम्स का बच्चे, यही मेंस का होता है, तो मैंने उसके माध्यम से सभी बच्चों को बताने का। तो आइए सीखते हैं वही एनालिटिकल स्किल मेंस के लिए, कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। ऑब्वियस है, भारतीय समाज की एक बड़ी विशेषता है जाति, जाति आधारित समाज है भारत का। जीएस पेपर 1 सोसाइटी आप देख सकते हैं, सेक्युलरिज्म। बच्चे सेक्युलरिज्म में केवल धर्म नहीं है, सेक्युलरिज्म में धर्म और जाति दोनों के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, यह भाव है। तो यह भी विषय यहां पर कनेक्ट हो रहा है। और दूसरा सोशल इंपावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, यानी किसका, जो समाज में पिछड़े हैं। तो जो जाति आधारित जो शब्द होते हैं, अगर इनको हम प्रशासन से, पॉइंट को पकड़िएगा, अगर प्रशासन से हटाएंगे तो क्या इससे सोशल इंपावरमेंट होगा? चिंतन कीजिए आप। न्यूज आपको पता लग गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया इसके बारे में आप चिंतन कीजिए। तो भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जाति आधारित जो शब्द होते हैं, जैसे ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, चमार, जाटव, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों में नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए। और फिर सरकार ने उसी को क्या किया, व्यवहार में ला दिया, जो आपको मैंने बताया, आज की न्यूज है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो क्या इससे सोशल इंपावरमेंट होगा? अब यही है यूपीएससी, यानी आपने वहां पढ़ा सोशल इंपावरमेंट किस यूनिट लगे, भैया होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है।
एक पॉइंट केवल यहां जिक्र करूंगा, बाकी आर्टिकल में आऊंगा तब आपको करूंगा। बिल्कुल होगा सोशल इंपावरमेंट, आपको यूनिट से कनेक्ट करने के लिए ये बात बोल रहा हूं। आप स्वयं विचार करें, मान लीजिए मैं एक्स जाति से हूं, ठीक है। मैं मतलब मुझे सुनील अभिव्यक्ति अभी मत मानिएगा, एज मैं प्रशासक बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं प्रशासक हूं या आप अपने आप में अध्यापक ही रहता हूं। जैसे मान लो मैंने इसमें लिया पूजा शर्मा को, तो पूजा शर्मा मान लीजिए कि ये हैं एसडीएम हो गई है, आईएएस हो गई, कुछ भी हो गई है। अब इसी में से कोई और एक शर्मा मिल जाता तो मजा आता, कोई मिल नहीं रहा, चलिए ठीक है, क्लास में भी ठीक है। अब पूजा शर्मा, ये शर्मा है, अब इन्हीं की शर्मा जाति का कोई एक व्यक्ति अपना काम लेकर के आए, तो शर्मा एंड शर्मा इनके मिल करके एक दूसरे का फेवर करने का चांस बनता है। जैसे ठाकुर एसएचओ है, समझिएगा, यादव एसएचओ है, या किसी और जाति का ब्राह्मण एसएचओ है, अगर इनकी जाति से कोई केस स्थानीय स्तर पर आएगा तो स्वाभाविक है उस जाति के आधार पर झुकाव दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर प्रशासन इसको रोकता है तो मुझे लगता है कि ये सोशल इंपावरमेंट लाएगा, सामाजिक सशक्तिकरण लाएगा। हां, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इसको कैसे लागू किया जाएगा, क्या पुलिस प्रशासन या पूरा जो महकमा है वो इतना, जो शासन का जो पूरा का पूरा तंत्र है, क्या वो इतना सक्षम है, इतना स्किल्ड है कि इसको अच्छे ढंग से लागू कर पाएगा, वो एक अलग बात है। इंप्लीमेंटेशन एक अलग बात है, लेकिन सोशल इंपावरमेंट अपने प्रिंसिपल में ये ला रहा है, तो ये अच्छा टॉपिक बन पाता है। फिर ऑब्वियस है गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि सरकारी नीतियां कैसे गवर्नेंस की स्थापना करती हैं, तो यह गवर्नेंस के साथ भी सीधे सीधे जुड़ रहा है, ठीक है। और ऐसे तो आप जैसे 2024 में जो ऐसे आया था, अगर लगा हो अभी आगे, जैसे बिटर, अच्छी चीजें जो भी निकल करके आती हैं वो कड़वे अनुभव से आते हैं, नए विचार, नई चीजें। तो कड़वा अनुभव यही है कि जाति आधारित भारतीय समाज है, जातिगत विभाजन ने भारत को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी, संविधान लागू होने के पहले भी और संविधान लागू होने के बाद भी, ठीक है। तो ये आपके, और फिर एथिक्स, जीएस पेपर 4 आप देख सकें। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की स्थापना कैसे करेगा। सार्वजनिक संबंध यानी प्रशासन में अगर जाति नहीं होगी और न्याय सब तक पहुंचेगा तो ऑब्वियस है यह सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भी स्थापना करेगा। तो लॉ, रूल्स, रेगुलेशन किस प्रकार से नैतिकता की तरफ व्यवस्था को ले जाते हैं, उसका एक उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई, पूरा सिलेबस आपके सामने है बच्चों, ठीक है ना। भारतीय समाज और संस्कृति, सामाजिक सारी चीजें। क्या हो रहा है भाई, बार बार क्यों आ रहे हो। अब आइए जरा कुछ प्रश्नों की तरफ आप जिक्र करिए, असली चीज यही है, यही एनालिटिकल स्किल बच्चे। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। क्या मस्त, और इसको जरा फ्लूइड और स्टैटिक को हिंदी में देखिए, कसम से भाई साहब, कोई है ही नहीं, हमारे जैसे लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियस उस प्रकार का, जो आप कह सकते हैं मास अपील अपील क्या ही होता है। आप जरा हिंदी देखो, फ्लूइड और स्टैटिक, इसको इसको लिख दिया है, भारत में जाति की पहचान द्रव, यानी जो आप कोई भी मटेरियल, उसकी उसकी जो स्थिति होती है, ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा, चौथी अवस्था, जिसके बारे में आज हम और आप पढ़ेंगे। अब द्रव लिख दिया, मुझे बताइए अभी तुरंत बच्चे, क्योंकि आप सबके कमेंट लाइव क्लास में दिखते हैं, मुझे जरा बताइए भारत में जाति की पहचान द्रव, क्या आप इसको समझ पाएंगे। द्रव और स्थिर दोनों रूपों में दिखाई देते, आप मुझे बताएं। स्टैटिक तो समझ में आ रहा है, द्रव शब्दों का चयन ऐसा करते हैं कि ये पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप टेक्स्ट बुक में, स्कूल में, कॉलेज में द्रव शब्द इस्तेमाल होता जाति व्यवस्था के नेचर को बताने के लिए कि इंडिया में जाति व्यवस्था का नेचर है, ये प्रश्न क्या बेटे, जाति व्यवस्था की प्रकृति, नेचर, तो उसमें दोनों चीजें दिखती हैं, यानी बदलाव भी दिख रहा है जिसे हम फ्लूइड कह रहे हैं, और बहुत सी चीजें आज भी एकदम वैसी ही हैं जैसे जब जाति व्यवस्था का जन्म हुआ था, वैसे जैसे इंडोगेमी वगैरह,
ठीक है, एक ही जाति में विवाह इसको बोलते हैं, इंडोगेमी। तो आप स्वयं चिंतन कीजिए। तो नेचर को जब आप, जैसे एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी अगर 12th क्लास के आप ओपन करें, उसमें लिखा हुआ है जाति व्यवस्था पर, अगर वहां पर आपने द्रव और स्थिर शब्दों का इस्तेमाल किया होता तब तो आप डालते, बच्चे समझ लेते। तो मेरे बच्चे, ये सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, जो डिप्राइव्ड है ना, ये सिस्टम उनका है नहीं। उनका सिस्टम केवल उसी अर्थ में है जिस अर्थ में आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले लीजिए। आप अगर, डिप्राइव्ड का मतलब केवल पैसा, न्यूट्रिशन ही नहीं, डिप्राइव्ड का मतलब यह भी है भाषा की दृष्टि से आप एक वंचित भाषा के विद्यार्थी हैं। इसको आप लिख लीजिए। हिंदी एक वंचित भाषा है, और ये हर एक एग्जाम में अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको दिखेगी। मैंने यूपीएससी के कितने सिलेबस, जीएस पेपर 4 की गलतियां एक तरफ से बता रखी हैं, यूपीएससी का। और भाई साहब, कोई होता, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो यूपीएससी के लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री में, जिनको आप सब इतना स्नेह करते हैं छोटी छोटी रील्स के माध्यम से, मैं बेटा खुल के बात कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं, ऐसा नहीं है। और अपने आप को सबसे जीरो मानते हुए, शून्य मानते हुए। लेकिन आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां, उनको नहीं दिखता है। नाम क्या लेना, मैं कभी भी नाम लेने से बचता हूं, क्योंकि उनकी सुनी जाती, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी सुनी नहीं जाती। हम तो कब से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब ऑब्वियस है, रिजल्ट खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं। सबसे बड़ी चीज कि यार, ये जो प्रश्नों की लैंग्वेज, जब हिंदी माध्यम का बच्चा, एक तो ऐसे ही प्रीलिम्स हो नहीं रहा, बेचारे 400-500 बच्चे किसी तरह से निकाल के गए, तो मेंस में 10 रिजल्ट हो रहा। पिछले 5 सालों में 2 बारी 10-10 बच्चे केवल पास हुए, जिसमें पिछला साल भी एक है। मैक्सिमम 50 रिजल्ट गया है, 50 या 55 पिछले 5 सालों में। तो मैं नहीं कह रहा हूं कोई हर चीज के लिए आंदोलन या हिंसा की आवश्यकता नहीं है। ये जो बड़ी पर्सनालिटियां हैं, ये मंचों पर जा करके ये बातें क्यों नहीं उठा सकते? जो हिंदी भाषा के यूट्यूब के चैनल हैं, न्यूज वाले, मैं तो बिल्कुल इतिहास बदल देने वाली बातें करते हैं। आप सोचिए कि इतनी वंचित भाषा है, और वंचित इसलिए कहना चूंकि जो ये लैंग्वेज है, ये समझ में नहीं आती। बच्चा लिखेगा क्या यार? एक तो ऐसे स्कूल बैकग्राउंड, किसी तरीके से पैसा जुहा के वो हमारे जैसे अध्यापकों के पास आ रहे हैं कि चलो यार, ये बंदे हैं थोड़े बहुत ठीक ठीक पढ़ा रहे, इनसे पढ़ेंगे। लेकिन उनको पता नहीं ना कि सामने वाला कॉम्पिटिटर इन सब समस्याओं से दूर है। ना पैसे की समस्या, ना वंचित भाषा की समस्या, ना बैकग्राउंड की समस्या, और ना ही अच्छे गाइडेंस की समस्या। इतना पैसा कि जब चाहे जिस कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, जब चाहे किसी टीचर को हायर कर सकते हैं। द्रव, अब आप बताइए, द्रव शब्द जाति व्यवस्था की आइडेंटिटी के लिए द्रव शब्द। इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ इंग्लिश में, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, मस्त ऐसे लिख दिया गया कि बच्चों यही पढ़ना है। और हिंदी में लिख दिया, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले शासन विरोधी तत्व। एक जगह तुमने शासन विरोधी तत्वों में नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स लिखा हुआ। और जब से सिलेबस बना हुआ तब से ये चल रहा है। एथिक्स में आप, ऐसे में मैंने कितने क्वेश्चन दिए बेटा, उस पर जिक्र नहीं करूंगा। सिलेबस गलत, क्वेश्चन हिंदी में गलत, इंग्लिश में कुछ और। लेकिन क्या ही बोलूं यार, कहां से सूर्य पकड़ के अपने सर पे लाऊं कि मेरी बातें लोगों तक पहुंचे। सूर्य मतलब सूर्य रेखा, कि आप कुछ भी कहिए तो वो बात लोगों तक पहुंचे। और ऐसा नहीं मैं अभी कह रहा हूं, जब मैं 5 साल अनअकैडमी पर रहा तब भी ये बात उठाई, फिर अड्डा में मैं रहा वहां पर भी। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने मंच को मुझे उठाने के लिए स्थान दिया। अदरवाइज ये सब प्लेटफॉर्म ऐसी बातें उठाने नहीं देते, वहां भी मैंने किया। और अपने पे तो मैं हमेशा ही उठाता रहता हूं। तो कहीं ना कहीं बड़ा दुखद होता। खैर, द्रव और स्थिर, तो जो भी मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। आज के बाद से आप एक चौथी अवस्था प्लाज्मा भी होती है। तो आप ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन चारों शब्दों के द्वारा भी प्रश्नों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी है दोस्त। और आप वंचित भाषा, वंचित क्षेत्र से हैं। इस दुनिया में वंचित की कोई सुनवाई नहीं है, और वंचित की सुनवाई केवल एक है, और उसका नाम है खुद वंचित।
मानिए अपने आप को कि मैं वंचित हूं और बदल दीजिए अपनी डेस्टिनी। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, अपनी डेस्टिनी को बदल देना। लेकिन वो तब बदल पाएंगे जब आप महात्मा बुद्ध की तरह सोचेंगे। राजा होने के बाद भी वो डिप्राइव्ड थे, वंचित थे विचारों से। उन्होंने कहा यार ये क्या ही है, जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है, यानी जीवन एक, इसके बाद आपका अस्तित्व खत्म। फिर उसके बाद तो आपकी नींद नहीं। कौन कहता 8 घंटे सोना चाहिए, कौन कहता 6 घंटे सोना चाहिए? नहीं, नहीं सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे। और एक दिन, जिस दिन आदत बन गई है 4 घंटा ना, उसी दिन आपकी कहानी बदल जाएगी। तो वंचित अगर हैं, तो वंचना में अगर आप रह जाते हैं, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कोई बात नहीं, आज ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। आपको एथिक्स में सिलेबस लिखता है इंग्लिश में एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी में लिखता है अभिरुचि, और आप अभिरुचि पढ़ लेते हैं। मेरे जैसे टीचर भी अभिरुचि पढ़ा देते हैं कि क्या पता यार अभिरुचि ही पूछ ले, जबकि दोनों साइकोलॉजी में अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, वो क्या पूछता है, कैसे करता है, बहुत सारे प्रश्न, लेकिन वह एक प्रश्न गलत करके भी आप रैंक लगा सकते हैं। तो अपनी वंचितता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, तपस्या कीजिए। महात्मा बुद्ध ने 12 वर्ष तपस्या की, 1 साल नहीं। तो तपस्या करेंगे, लक्ष्य जरूर मिलेगा। भारत का इतिहास उठा के देखिए, जितने भी भारत के सबसे बड़े आदर्श है, सबने तपस्या किया। राजा होते हुए राजा राम ने कितनी बड़ी 14 वर्ष की तपस्या की। स्वयं विचार कीजिए आप। तो तपस्या ये जीवन का सबसे आधारभूत गुण होना चाहिए। हम कहते हैं कि साहसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मोटिवेशनल नहीं, तपस्वी होना चाहिए। तपस्या का मतलब वन में नहीं, तपस्या का मतलब जो कर रहे हैं, फिर गुरु हमसे बेहतर कोई कर ना पाएगा। दिस इज द तपस्या। तो आज से सब लोग तपस्या करो, नहीं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में निपट जाओगे बच्चे। मैं निपट चुका हूं, मैं निपट चुका हूं इस ठोस, द्रव और गैस में। आप सब मुझे सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको मैं पढ़ाता हुआ अच्छा लगता हूं, हर कंपनी को मैं अच्छा लगता हूं। सोचिए कि इंटरव्यू में मुझे यूपीएससी ने 135 नंबर दिया। इंग्लिश मीडियम में धाड़ धाड़ सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ऑब्वियस है, मैं कैसे उनकी लैंग्वेज में उतना बढ़िया कम्युनिकेट कर पाता? तो कुछ देर के बाद उन लोगों ने कहा अरे इस बंदे में तो दम ही नहीं। अब ये वो बच्चा जान पाएगा। कुछ लोग बहुत अच्छे बोर्ड हो, चाहे इंग्लिश क्यों चाहे हिंदी क्यों, वो अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए वो हर एक को सपोर्ट करते हैं जिसमें टैलेंट होता है। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो खतरनाक, अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आ रही, तुम इस दुनिया के सबसे कबाड़े व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, और आप सोचो कि मुझे कंपनियां करोड़ों करोड़ के पैकेज में रखती हैं, वो सब मैं डिस्कस नहीं करता हूं। क्यों? टीचिंग स्किल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ईच एंड एवरीवन सब चाहते हैं मैं कनेक्ट हूं सबके साथ, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं स्वाभाविक रूप से। आपने देखा होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ा, मैंने कभी भी एक शब्द भी अपशब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो सिंपल, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन सभी परिस्थितियों में आपको तैयार रहना है। बहुत गंदा यार, 125 नंबर का निबंध यूपीएससी ने गलत पूछा हिंदी में, 125 मार्क्स का, और मैंने प्रूव किया है। सो प्लीज इन लैंग्वेज को आज, और ये मत समझना ये मैं बकवास कर रहा हूं, ये इसी लैंग्वेज को कैसे तोड़ोगे, कैसे सीखोगे, इतना लेक्चर इसलिए चूंकि लगभग लगभग आपको अगर 20-20-3 में 60 क्वेश्चन जीएस पेपर 1-2-3 में, और 16 क्वेश्चन जीएस पेपर 4 में, यानी 46 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जीएस के चारों पेपर के, और 19 क्वेश्चन एक पेपर में ऑप्शनल का, यानी आप चिंतन कीजिए लगभग 38 प्रश्न। आप सोचो इतने क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन की भी हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच है, तो यूपीएससी इंग्लिश वाले को ही सही मानता है। तो आप तो गोल हो गए कि नहीं गोल हो गए? तो थोड़ा भाषा पर गौर कीजिएगा। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या एक अच्छे भाषा वाले रख नहीं सकते? क्या गूगल से करना जरूरी है? जाति की पहचान, द्रव और स्थिर दोनों ठीक है, मतलब वो गलत नहीं, लेकिन ठीक है। तो आज हम यानी
इस फैसले के हिसाब से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। कॉपी पेन सब निकालिएगा। आज इस विषय को मैं 250 वर्ड में आपको पूरा लिखना सिखा दूंगा, एक टॉपिक को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। दूसरा है 2023 में फिर से पूछा जातीय पहचान, आप देख सकते हैं, और इसको लिबरल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या मस्त एक चीज, तो इनके क्वेश्चन तो एक नंबर के होते। जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादी अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव, यानी 1991 में जब हमने उदारवादी एलपीजी पॉलिसी अपनाई तो उसके बाद जाति की पहचान और सांप्रदायिकता पर क्या असर पड़ा। किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं तो स्वाभाविक है जो मशीनें होती हैं वो जाति तो नहीं पहचानती, तो कोई भी जाति वहां काम कर सकती कंप्यूटर के कीबोर्ड पे। ये वही उसी टाइप का प्रश्न है, और वो आज के टॉपिक से कैसे कनेक्ट है ये भी सिखाना। ये नहीं केवल बस कि दिखाया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ, नहीं, जातीय पहचान और उदारवादी अर्थव्यवस्था और आज का टॉपिक का रिलेशन, दूसरा प्रश्न। फिर इसके बाद आइए 2022 में, हर साल आता है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विस विस कास्ट, यानी इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ। अब सोच कितना टफ क्वेश्चन है। तो आप स्वयं बताएं, बाउंसर जाएगा कि नहीं जाएगा? पढ़िए आप, बाउंसर जा रहा है कि नहीं, कमेंट करो, बाउंसर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किस किताब में ये कंटेंट है, किस नोट्स में कंटेंट है आपके पास, जो भी नोट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे धीरे धीरे हिंदू में चर्चा करते करते 1 साल 2 साल 3 साल में हम हर एक विषय को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी इसको भी इन डिटेल समझाऊंगा। फिर 2020 में पूछा, भारत में जो मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज, इसको समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? फिर देखिए जाति पर क्वेश्चन। अब आज का टॉपिक कैसे इसके साथ कनेक्ट है। फिर इसके बाद 2018 में पूछा, हर एक साल पूछ रहा है, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, यानी जाति व्यवस्था नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण करे। इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया आप उठाइए, जाति गौरव वाले इंस्टाग्राम पोस्ट कितने होते हैं। तो जाति व्यवस्था नई नई पहचान, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर जाति नए नए रूपों में सामने आती रहेगी, गौरव के प्रतीक के रूप में सामने आती रहेगी, तो स्वाभाविक है वो चलती रहेगी, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। कॉमन सा प्रश्न है। लेकिन आज का डिसीजन, यानी जो आज का आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, फिर उसको उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट करना, तो स्वाभाविक है ये जाति व्यवस्था के उन्मूलन में एक छोटा सा और मजबूत सा कदम तो है ही। आप यह लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। आज के टॉपिक से इसका क्या रिलेशन, ये भी सिखाएंगे। फिर जीएस पेपर फॉर इथिक्स में 2014 में पूछा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जो सामाजिक समस्याएं होती, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। What factors affect the formation of a person's attitude towards social problems, यानी सामाजिक समस्याएं। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके प्रति हमारे और आपकी जो अभिवृत्ति यानी किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया। तो किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका जो नजरिया है, ठीक है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस यार, आपका परिवार जाति को लेकर के जिस प्रकार की सोच रखेगा, आप भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने हमेशा से, जो मैंने देखा, किसी भी जाति के अध्यापक रहे हों, उन्होंने मुझे हमेशा, बचपन से मेला होता था हमारे यहां, तो मेले में, चूंकि वो स्कूल के ही कैंपस में होता था, बड़ा स्कूल था, तो जितनी भी टीचर होते थे किसी भी कास्ट के हों, पापा कहते थे सबका पैर छू। तो स्टार्टिंग से मुझे वो चीज मिला। तो इसका मतलब
आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है। तो मेरे बचपन से ही मेरे ऊपर कास्ट का कोई इंपैक्ट आया नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कि कौन किस कास्ट के हैं। दलित हैं, बर्मा हैं, क्या है, कितने जितने पापा के स्कूल में थे लगभग ऐसा कोई नहीं बचता था जिसका मैं पैर ना छूता हूं। और ये शुरू से आदत पड़ी, तो आज तक ये आदत पड़ती चली गई है। जहां मैं सोसाइटी में रहता हूं वहां पर भी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, शायद ही कोई मेरी आंखों के सामने अगर निकलते हो तो मैं उनका पैर ना छूता हूं। तो सिंपल सी बात है, ये इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, नो। वो जैसे वही हुआ ना जो लिखा हुआ कि मेरे एटीट्यूड में आ गया अभिवृत्ति के निर्माण, यानी किसी विचार वस्तु या घटना को देखने का आपका जो नजरिया होता है, तो कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो उसमें ऑब्वियस है, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, समाज हो गया, यही सब हो गया ना। लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके विचार, इनके यही यही सारे आपकी अभिवृत्ति को बढ़ाते हैं। ये यूपीएससी का एक टॉपिक ही है। तो इतना ही अभी आप जानिए। अब हमारे आज के टॉपिक से कैसे कनेक्ट हो रहा है, सामाजिक समस्याओं के प्रति। मेरे बच्चों, सामाजिक समस्या को कोई डिफाइन कर सकता है क्या आप में से? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम? सामाजिक समस्या क्या? और फिर उसके बाद उनकी लिस्ट बताइए। व्हाट इज द सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या? चलिए भाई, सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम। नहीं आ रहा आंसर मेरे बच्चों। मैं देख रहा हूं आप सबके कमेंट, ठीक है। सामाजिक समस्या, अब देखो जैसे पूजा ने आंसर दिया, कास्ट, रिलीजन, ईटीसी प्रॉब्लम। नो बेटा, मैंने देखो यही तो गड़बड़ है। सामाजिक समस्या जब पूछ रहा है तो सबसे पहली चीज आपको सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब आपने सोसाइटी कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा? सामाजिक समस्या इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? सामाजिक समस्या एक समाज के एक आदर्श से विचलन की स्थिति है, यानी सोसाइटी में जो आइडियल्स होते हैं उनसे डेविएशन है, विचलन है। यही है सामाजिक समस्या, ठीक है। अब उसके बाद ये सब जो आपने बताया, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीजें, फिर आती हैं डाउरी और बहुत सारी चीजें, करप्शन, उसमें सब कुछ है। सामाजिक समस्या, जो नए बच्चे, राम आहूजा सर की किताब हमारे टाइम से ही चल रही, हमारे टाइम के जो सीनियर थे वो भी पढ़ते थे, आप सब भी उठा करके पढ़िए सामाजिक समस्या। कभी कभी सब जरूरी नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, मतलब इंजॉय करने के लिए कभी कभी नहीं होता कि मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा तो किताबें पढ़ने की आदत बनाइए। तो सामाजिक समस्या, तो जाति एक सामाजिक समस्या है, जाति भेदभाव एक सामाजिक समस्या है। और इसके निर्माण में कौन कौन से फैक्टर मैंने बता दिया। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त है। अब बड़ा अच्छा वर्ड है विषम अभिवृत्तियां, जिस बच्चे को यह भी नहीं पता क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड, कॉन्ट्रास्ट, कपड़े वगैरह आप पहनते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट पहनना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या, कि ऊपर व्हाइट पहना तो नीचे ब्लैक पहनो, बहुत अच्छे लगोगे। कॉन्ट्रास्ट सेम वही चीज है। हमेशा पढ़ते समय ये नहीं सोचने अरे यार ये सब तो मैंने सुना नहीं, आपकी लाइफ में जो चल रहा है सब वही सब्जेक्ट में। विषम अभिवृत्तियां, विषम का मतलब क्या हो गया, कि मैं पढ़ाते समय डाउरी का विरोध करता हूं। मैं अध्यापक हूं, पढ़ाते समय डाउरी, दहेज का विरोध करता हूं और सिखाता हूं कि भाई दहेज लेना अपराध है, और इसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी है। चलो अच्छी बात है। यह हो गया कि दहेज को लेकर के मेरी अभिवृत्ति क्लियर है, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, यानी कॉग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से मुझे यह पता है और मैं पढ़ा भी रहा हूं कि दहेज सही चीज नहीं। बट जब व्यवहार की बात होती है, अब ये एक कॉन्सेप्ट है एबीसी, अब वो सब जब एटीट्यूड आप एथिक्स में मुझसे पढ़ेंगे देन पढ़ाऊंगा। बट जब व्यवहार की बात आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं दहेज ले लेता हूं। यही है विषम अभिवृत्तियां, कॉन्ट्रास्ट, कि हम जाति व्यवस्था के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, संविधान कानून के अनुसार यह जाति व्यवस्था इस देश के लिए अभिशाप है, और कानूनी और संवैधानिक रूप से भी यह
जाति व्यवस्था बिना भेदभाव के होनी चाहिए? अगर है तो बनी रहे, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसा करते हैं। यही होती है कॉन्ट्रास्ट एटीट्यूड्स। अब अगला आइए, हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं? लीजिए भैया, जाति व्यवस्था को लेकर आ गया, और ये इनका जो एग्जिस्टेंस है उसको आप कैसे समझते हैं और कैसे समझाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों की डिटेल में जरा घुसिए आप और सोचिए, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या जो ये पूछ रहा है उस डेप्थ में आप जा पा रहे हैं? आपका उत्तर आएगा नहीं। तो नए बच्चों के लिए है, क्यों पहला अटेम्प्ट बर्बाद कर देना कि मेरे पास तो मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी का बच्चा है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में एक बच्ची है, उसने पिछली बार मुझे इतना फोन कर दिया, मैंने कहा हाँ भाई तुम दे लो। तो पहला अटेम्प्ट क्यों बर्बाद करना? क्यों ना हम 1-2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करें, चेक करना। बाद में ये चेक करना भारी पड़ता है, जब 2-3 बार फेल हो जाते हैं तो आपका काउंटिंग तो 3 हो गई ना, जबकि पहला तो आपने मजे में दिया था, दूसरा बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, तो 2 तो आपने केवल अपने सर पे एक बोझ लाद लिया है। सो प्लीज बच्चों, ठीक है? फिर इसके बाद कितने प्रश्न आ रहे हैं आप स्वयं चिंतन कीजिए। अब इन सभी विषयों को मैं आपको मजेदार ढंग से समझाने सिखाने जा रहा हूं। थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पढ़ते समय ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ऐसा पढ़ेंगे कि हिला देंगे। नहीं, ऐसा पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स में यहां से कुछ जाने नहीं देंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि मेंस में कुछ भी पूछेगा तो हमसे बेहतर कोई लिख नहीं पाएगा। बस यही आपकी जर्नी होनी चाहिए। चलिए, तो मुद्दा आप लोगों को पता है। अब इसको एक कहानी के द्वारा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इस पर तो निबंध आपसे पूछे ही जाएंगे, और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो जैसे 2025 में आपसे पूछा बिटर एक्सपीरियंस यानी कड़वा अनुभव, कड़वे अनुभव से ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न, या विजनरी डिसीजन जिस पर आपसे पूछा गया, तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल होता है। या फिर आपसे पूछा यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी रिवर वाला, कि आप उसी नदी में दोबारा, यानी उसी जाति की नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इस लिहाज से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को देख सकते हैं, विजनरी डिसीजन के रूप में भी देख सकते हैं। जाति व्यवस्था, जातिगत द्वेष से जो एक कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसे विभिन्न रिपोर्टों में पुष्ट किया गया, जैसे एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटास, जिनसे उसको पुष्ट किया गया है, ठीक है? तो वो एक बिटर अनुभव ही तो किसका? भारतीय समाज का। इसका मतलब अगर एक कड़वा अनुभव है तो नया विचार जन्म ले रहा है कि भाई अब जाति सूचक प्रतीकों का हम प्रशासन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक स्थल पर अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो स्वाभाविक है जाति व्यवस्था का जो दंश है, जो उसका डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, वो कमजोर तो होगा। मैं नहीं कह रहा हूं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सदियों की व्यवस्था एक आदेश से तो समाप्त होने वाली नहीं, वो भी एक राज्य के। बट इट्स अ गुड स्टेप। योगी जी इसके लिए प्रशंसा के पात्र है। अब कैसे गुड स्टेप है, कैसे प्रशंसा के पात्र है वहां का प्रशासन, स्वाभाविक रूप से उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये यूज करना है, तो यूज जब भी करना है तो एक छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में आपको क्रिएट करनी है। स्टोरी क्या है मेरे प्यारे? ऐसे लिखना है, जरा सोचिए। लैंग्वेज देखिए ऐसे की, जरा सोचिए। अब जैसे ही आपने लिखा, जरा सोचिए। अच्छा एक चीज बताइए, जब कोई फिल्म वगैरह आप देखते हैं तो फिल्म में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बाहुबली हो या कोई अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, वो बताते हैं माहिष्मती, वो बताते हैं उज्जैनी, या इस प्रकार के जो भी डिटेल्स होते हैं। केजीएफ, उसमें आप देखो, तो कहने का मतलब है कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है दर्शकों पर स्टार्टिंग से ही कि बस वो सीट पर चिपक जाए। तो वही आपको अपने एग्जामिनर के लिए भी करना होगा। हम पढ़ाई को बोझ की तरह लेते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग भी बोझिल हो जाती है।
जिस दिन हम आनंद की तरह लेंगे उस दिन हमारी कहानी। तो यही आनंद, जरा सोचिए ऐसे। इनमें से कोई सा भी निबंध मैं यहां सेट कर सकता हूं, बस आप पहले सुन लीजिए। लिखेंगे क्या? एक तो ये बेटा, जरा सोचिए, ये लिखना है आपको। अगर गांव में कोई अपनी गाड़ी पर जय ठाकुर, जय यादव, जाट पावर, गुज्जर्स बीकल, ये खूब लिख दिखा रहता है, गुज्जर बॉय लिखकर घूमे, और दूसरा व्यक्ति दूसरी जाति का झंडा लेकर निकले, तो माहौल कैसा बनेगा? यह माहौल अस वर्सेस देम, बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा। अस वर्सेस देम, यानी हम बनाम वे की मानसिकता को जन्म देगा। यस, इस मानसिकता को जन्म देता है। तो जब ऐसी मानसिकता आएगी तो यह समस्या है। यही समस्या, यह एक समस्या है। कौन सी समस्या? सामाजिक समस्या, जो आपने प्रश्न में देखा। आज हमारे समाज और राजनीति के सामने है, और इसी समस्या को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये बड़ा कदम उठाया है, जो मैंने आपको बताया कि जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गाड़ियों पर जाति का नाम या स्टिकर हटाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों से जाति क्षेत्र वाले बोर्ड हटाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाति का गौरव या घृणा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उत्तर प्रदेश सरकार का, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक हालिया निर्णय के आलोक में आया है। हाई कोर्ट में 16 सितंबर को, मेरे प्यारे बच्चों, यानी 2025 को ही एक केस की सुनवाई हो रही थी, और जस्टिस विनोद दिवाकर साहब, इनका नाम आप याद रखिएगा। केस था परवीन छेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025। और इसमें मुद्दा था, एक शराब तस्कर एफआईआर रद्द करवाना चाहता था। एफआईआर में आरोपियों की जाति लिखी हुई थी माली, ठाकुर, ब्राह्मण, पहाड़ी और राजपूत। तो जब जस्टिस विनोद दिवाकर साहब, सावरकर ही कह सकते हैं, उन्होंने बड़ा एक फैसला लिया है। तो विनोद दिवाकर, देखिए उनके नाम में भी, जैसे मैं अपने नाम में सुनील अभिव्यक्ति लगाता हूं, ठीक है? तो जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा, यह परंपरा पिछड़ी और असंवैधानिक है, लिख लीजिएगा। यानी ये जो जाति के आधार पर पिछड़ी प्लस असंवैधानिक है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जब हमारे पास आज आधार कार्ड है, फोटो है, फिंगरप्रिंट जैसे आधुनिक साधन, किसके? आइडेंटिफिकेशन के, तो मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं, तो जाति क्यों लिखी जाए? यानी उन्होंने कहा जाति नहीं लिखनी चाहिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ बातें कही। हाईकोर्ट ने जो कमेंट किया या जो ऑब्जर्वेशन किया इस केस में, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस प्रकार से जब आप जातियों का जिक्र करते हैं तो ये सेकुलरिज्म पर एक खतरा है, धर्मनिरपेक्षता पर एक खतरा है। अब ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी नागरिकों को जाति या धर्म से ऊपर उठकर समान दृष्टि से देखे। लेकिन जैसे ही हम एफआईआर में जाति लिखते हैं, इस सिद्धांत को तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ऑब्वियस है, जो मजबूत जातियां हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र की कोई भी हो सकती है, कोई भी कास्ट अपने अपने क्षेत्र में मजबूत होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में खासकर। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा हो आरोपी का नाम समथिंग ठाकुर, समथिंग, अगर यादव बहुल क्षेत्र हो समथिंग यादव, ब्राह्मण बहुल हो तो समथिंग ब्राह्मण, ठीक है ना? तो क्या होता है, अब वो केस अगर पुलिस के पास गया तो पुलिस की मानसिकता वहां से प्रभावित हो सकती है। अगर उनकी कास्ट का है तो और भी ज्यादा, लेकिन अगर उनकी कास्ट का नहीं है तो भी, ये ताकतवर जातियां हैं, इससे प्रशासन कहीं ना कहीं इनके फेवर में जाने का ट्रेंड, मनोवृत्ति दिखा देता है। तो ये कह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता पर खतरा है, पहली चीज हाईकोर्ट ने कहा था। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, हाईकोर्ट ने कहा कि ये नेशनल
यूनिटी पर खतरा। मेरा सबसे बड़ा फैक्ट हमेशा से यही रहा, चूंकि मैं साहित्य का भी विद्यार्थी हूं और टीचर भी हूं, हिंदी साहित्य का, और इतिहास का भी विद्यार्थी हूं, और ऑब्वियसली इतिहास का भी टीचर हूं। तो राष्ट्रीय एकता को खतरा, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं दो कहानियों के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, दोनों ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरे दोनों ऑप्शनल थे, इन्हीं दोनों ऑप्शनल, हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, इन्हीं दोनों ऑप्शनल से मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, आईएएस का। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकता को खतरा, अब पहले इस टॉपिक के संदर्भ में देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 2 रेफरेंस बताऊंगा, एक इतिहास का और एक उपन्यास है। मेरे प्यारे बच्चों, उस उपन्यास का नाम है दिव्या। यशपाल जो भारत के क्रांतिकारी रहे, उन्होंने स्त्री विमर्श पर लिखा, और उसी में स्कंदगुप्त एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें भी ये रेफरेंस आपको मिलेगा। खैर, पहले बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को खतरा कैसे? जो जाति आधारित रैलियां होती हैं, जब वो चलती हैं, तो एक तो रैली ही जाति के आधार पर, उनकी गाड़ियों पर जो स्लोगन लिखे होते हैं जाति आधारित, तो इससे समाज में डिवीजन, विभाजन और टकराव की मानसिकता विकसित होती है कि नहीं? 100% विकसित होती है। दिस इज द फैक्ट। इसको आप ये मत समझिएगा किताबी बातें मैं बता रहा हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उसमें हर एक कैटेगरी के हैं, हर एक धर्म के हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। तो अगर वो दलित जाति से हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर भेदभाव तो है ही है। यानी जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो ट्रेनिंग पे हैं, जब मुझसे मिलते हैं तो चर्चा में ये बात आती, जब मैं कुछ समझाता हूं तो ये बात आती है कि सर भेदभाव तो है ही। तो जब यार अधिकारियों पे है ये कि भेदभाव तो है, तो इसका मतलब है कि जब वो सिस्टम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट दिखेगा, और ये उनकी गलती नहीं, चुकी ऐसा है, किसी गलती पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ऑब्वियस है समाज में डिवीजन और टकराव पैदा होता है, और ऐसा जाति व्यवस्था ने किया। महिला आंचल उपन्यास आप उठाइए, महिला आंचल उपन्यास लिखते ही हैं फणीश्वरनाथ रेणु साहब, 3-4 जातियों का, राजपूत टोला, कायस्थ टोला, तंत्रिमा टोला, ब्राह्मण उतनी बड़ी शक्ति में नहीं थे वहां पे, इसलिए उनके टोले का जिक्र नहीं किया। तो कहने का मतलब है, यह जो कॉमन सिटीजनशिप है ना, हम सब इस देश के कॉमन समान नागरिक है ना, कॉमन सिटीजनशिप की जो भावना उसको कमजोर करता है। लिख लीजिएगा, कॉमन सिटीजनशिप की भावना को कमजोर करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब दिव्या उपन्यास में क्या हुआ कि युद्ध की स्थिति थी, तो एक युवा होता है और वो शराब की दुकान पे जाकर के पैग पे पैग पीता है, बट अटैक होने वाला था बाहरी शक्तियों का, वो शराब पीता रहता है। बुढ़िया एक कैरेक्टर है, उस बुढ़िया, मतलब उसका नाम ही है, इसको आप अपमानित शब्द मत समझिएगा, वो उसमें कैरेक्टर ही है बुढ़िया, जो शराब के दुकान का संचालन कर रही थी। उसने उससे कहा कि यार देश, मतलब यार नहीं, मतलब मैं बोलने के लहजे में कि यार, कि देश आसन्न आक्रमण से ग्रस्त है और तुम शराब पिए जा। उसने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ये भी हमसे वही कराते हैं, कोई बाहर से आएगा हमसे वो भी यही कराएगा, यानी विस्ट यानी बेगार, काम कराएगा, पैसा नहीं देगा, शोषण करेगा हमारा। तो चाहे ये रहे शासन में और चाहे कोई बाहर से आए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और यही मेंटेलिटी मेरे प्यारे बच्चों, जब अरबों के आक्रमण 8वीं शताब्दी में शुरू हुए, 8th सेंचुरी में, और उसके बाद जब सल्तनत और फिर मुगल आए, यही चीज रही है जिसने एक बहुत बड़ी आबादी को मुख्य धारा में स्वयं को जोड़ने से ही रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी आए हमें करना तो यही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। और इतिहास आप पढ़ते हैं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल इतिहास का एक दौर आता है 750 से 1200 ईस्वी। तो पूर्व मध्यकाल जो इतिहास का है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप पढ़ते हैं राजपूतों की पराजय के कारण या भारतीय पराजय के कारण, उसमें यही आता है जातिगत विभाजन।
तो ऑब्वियसली इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट हो गया, यानी पहला हो गया जो सोचे कितने अच्छे पॉइंट आप पा रहे हैं कि जाति व्यवस्था से क्या नुकसान हो रहा है। अगर सोसाइटी में पूछ रहा है जीएस पेपर 1 में, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन, नॉट सुनील अभिव्यक्ति। पहला धर्म निरपेक्षता पर खतरा, दूसरा नेशनल यूनिटी पर खतरा, तीसरा टॉक्सिक डिजिटल मैस्कुलिनिटी। इसका मतलब होता है डिजिटल आक्रामक मर्दानगी। अब ये क्या है? टॉक्सिक डिजिटल मैस्कुलिनिटी, यानी जो यूथ है सोशल मीडिया पर जाति नाम के साथ हथियार या बाइक की रैली दिखाते हैं। इससे एग्रेसिव प्राइड, हिंसक गर्व फैलता है। जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दी गई, जाट बॉयज विद राइफल्स। अब ऐसा नहीं केवल जाट बच्चों के लिए, सभी के लिए, अरे कास्ट में ऐसा, जाट बॉयज विद राइफल्स, ठीक है ना? दिस इज द एग्रेसिव प्राइड, एग्जाम्पल ऑफ एग्रेसिव प्राइड। तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक डिजिटल मैस्कुलिनिटी की अवधारणा को आगे लेके जाता है। फिर अगर आप पढ़ते हैं चौथा, अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, नॉट सिंगल व्यक्ति आर्टिकल, चौथा कल्चरल नार्सिज्म, यानी सांस्कृतिक आत्ममोह। नार्सिसिज्म, आत्ममोह, NARCISSISM। सांस्कृतिक आत्ममोह भी जाति व्यवस्था बनाए रखती है। इसका मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक आत्ममोह अपनी जाति को श्रेष्ठ दिखाने और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। ये तो बेटा मैं क्या ही बोलूं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में भी है, कितना भी पढ़े लिखे हो। अब वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये किया जाता, मैं दंग रह जाता हूं। बोलने के बाद मेरी तरफ ऐसे देखा जाता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, ना ना ना, क्योंकि बचपन से वो आया ही नहीं, तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मतलब वो मेरे पिताजी का है कि बचपन से मेरे अंदर ये चीज आई नहीं, तो वो इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या ही है। इसलिए मुझे बोलना ना बोलना, मैं अच्छा हूं नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं। पानी है जाति को लेकर के मेरे अंदर, पानी। सांस्कृतिक यानी कल्चरल नार्सिसिज्म, अपनी जाति, यानी मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, अब आप जिनका हो रहा है रिजर्वेशन से, उनको क्या कह देंगे, अब आप समझ लीजिए, ये तो ये है इसलिए इनका हो रहा है, ये तो ये है, ऐसा वैसा गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स कॉल्ड कल्चरल नार्सिसिज्म। तुम तो ये हो। उनको नहीं कहा जा रहा, अपने घरों में एक दूसरे की बातचीत में कभी मजाक में कभी गुस्से में जाति सूचक शब्द निचली जातियों का कि तुम तो ये हो। एम आई राइट? बोले, मैं दंग रह जाता हूं। अब ऐसा नहीं हमेशा होता, जब भी कभी हुआ ऐसा होता ना, दैट्स कॉल्ड कल्चरल नार्सिसिज्म। जैसे गाड़ियों पर, अब एक जाट बच्चों को एग्जाम्पल दिया, अब एक और थोड़ा सा दूं, नहीं तो गाड़ियों पर क्या लिखा होता है? ठाकुर इज बैक। जाट बॉय विद राइफल्स, ठाकुर इज बैक। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लिखा होगा यादव भवन। क्या लिखा होगा? यादव भवन। तो ये इसे बोलते हैं कल्चरल नार्सिसिज्म। फिर इसके बाद आता है पांचवा, स्टेट्स रोल, यानी राज्य की मानसिकता क्या है। कोर्ट ने 4 पॉइंट के बाद 5वें ऑब्जर्वेशन में अपने कहा कि जाति का जहर सिर्फ समाज में ही नहीं है, बल्कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राज्य के जो संस्थान हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी मौजूद है। आप स्वयं देखिए ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूं, तब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर देखेंगे जो बहुत पुराने पड़े हुए हैं, तो आपको मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, जैसे भावनात्मक समझ का शासन प्रशासन में इस्तेमाल,
तो मान लीजिए आप गाजियाबाद के डीएम हुए, मैं हमेशा यही एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए आप गाजियाबाद के डीएम हुए। अब आपकी जाति है, मान लीजिए आप यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, कुछ भी हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, वॉटेवर हैं, या आप दलित जाति से आप डीएम हुए। अब आप शासन प्रशासन में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो ये जाति आपको गवर्न करेगी। आपको 3 सीटें हैं जहां पर एसडीएम सेट करने हैं और 5 उम्मीदवार आपके सामने आते हैं, जिसमें से 3 आपकी जाति के, 2 आपकी जाति के नहीं, और सीट है केवल 3। लेकिन जो 2 आपकी जाति के नहीं वो बड़े दमदार है, आपकी जाति वाले भी दमदार है, लेकिन जो 2 और हैं आपकी जाति से नहीं, उसमें से एक इन 5 में सबसे ज्यादा योग्य है। तो अगर जाति आधारित सिस्टम आपके दिमाग को गवर्न करता, रन करता है, तो आप क्या करेंगे? उस एक व्यक्ति की जो जबरदस्त योग्यता उसको हटा करके और क्या करेंगे? आप अपनी जाति वाले को एसडीएम की पोस्ट पर ट्रांसफर कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। ये होता है। यही कोर्ट ने भी कहा कि जाति का जहर सिर्फ समाज में नहीं बल्कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस में भी, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद है। मैं उसी में नहीं, मैं कमीशन की बात करूंगा। मेरा दोस्त है, अभी नाम लेना मुझे नहीं लगता उचित, मेरे बचपन का दोस्त है, और बचपन मतलब बचपन, और आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहा जाता है बचपन के दोस्त अगर आज आपके अच्छे दोस्त हैं तो उसका मतलब कि आपका पूरा स्क्रू ठीक चल रहा है। बचपन के मतलब हम शायद उतना टाइम हमने साथ बिताया है, बहुत टाइम, मतलब अद्भुत है वो। तो उसके फादर 7 बार, वो यादव मेरा मित्र है आदित्य, उसके पिता जी 7 बार इंटरव्यू दिए हैं यूपी पीसीएस का, 7 बार, जाति से यादव। अब उनका जिस बोर्ड में जब भी पढ़ता था उस समय बहुत ज्यादा बोर्ड होते नहीं थे। अब हम लोग के पिता की उम्र क्या ही आपको पता ही, 70 के अराउंड। तो उस समय जब वो 21-22 के रहे होंगे तब उन्होंने दिया होगा। उस समय तो बोर्ड और भी कम होते थे। वो जो मैं जानता हूं कहानी, अब ऑब्वियस उसका कोई डेटा तो नहीं मेरे पास, लेकिन उन्होंने 7 बार, ऐसा कहा जाता है 7 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया और हर बार एक ही बोर्ड उनको मिला है, और वह जो जातियों में सर्वोच्च पोजीशन पे हैं उनके बोर्ड में उनका पढ़ता था। और वो जैसे ही बेचारे जाते थे वो कहते थे, अच्छा यादव जी आप फिर आ गए। तो आप समझ सकते हैं एक राज्य संस्थानों में है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे हम लोग आज अच्छी चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये 5 ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया तो फिर कोर्ट ने कहा गुरु अब हम दे रहे हैं कुछ डायरेक्शन। किसको? एग्जीक्यूटिव को। क्या दे रहे हैं? उन्होंने कहा नंबर 1, पुलिस रिकॉर्ड से जाति को हटाइए, सार्वजनिक बोर्ड से जाति का नाम मिटाइए, और जांच प्रक्रिया में जाति का नाम मत लिखिए। सुनील है तो सुनील, आगे जो उनका वो ना लिखिए, सुनील ही लिखिए। और ये कोर्ट ने कहा कि इसको बाइंडिंग बनाइए, बाध्यकारी बनाइए, यानी ये केवल आदेश ना हो, इसको जो ना माने, कौन? आदेश को लागू करने वाली अथॉरिटीज, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए, जवाबदेही सेट कीजिए। फिर कुछ सुझाव उन्होंने दिया। ये तो अपने नेचर में बाइंडिंग क्या होना चाहिए ये उन्होंने अपने आदेश में दिया। रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया कि गाड़ियों पर जाति स्लोगन प्रतिबंधित करने के लिए मोटर व्हीकल्स के नियम बदले जाएं। आप समझे, मतलब कोर्ट एकदम सख्त है। दिवाकर साहब एक नंबर के आदमी होंगे मेरी निगाह में। आईटी रूल्स 2021 में संशोधन कर सोशल मीडिया पर जातिगत कंटेंट जाने से रोका जाए। मीडिया लिटरेसी और एंटी कास्टिज्म के अभियान भी चलाए जाए। सच बता रहा हूं, किसी को अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बच्चे इस देश की नीड है। हम जब इसको सोसाइटी के एंगल से पढ़ेंगे तो फिर हम कह देंगे कि अरे अब यार चलो जाति है अभी तो ठीक है, पता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। आप उसके बाद जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई जाति व्यवस्था ठीक है। इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करूंगा, कुछ देर के बाद लास्ट में, चूंकि वो टॉपिक में है नहीं। ये बता ही देता हूं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है इसका। समझ गए होंगे कि नहीं? एक बार आप लोग बताओ बेटा, फटाफट बताइए। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। एक इचन, निकिता, शहनवाज, भोला, कविता, जितने बच्चे दिख रहे हैं इस समय,
आकांक्षा, जितेंद्र चौधरी, सभी बच्चे बताएं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या यार, अगर हम सब जातियां मिल करके बेहतर काम करेंगे, बेहतर एजुकेशन, हेल्थ और अपने आप को इंपावर करेंगे, स्किल करेंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी सबको। तो हम इंडिया की इकोनॉमी में जितना कंजम्पशन आज है उससे ज्यादा और करेंगे। और जब आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, परचेजिंग पावर लोगों की और बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो एफडीआई अपने आप आएगा। तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जाति व्यवस्था को समाप्त भी करना पड़ेगा। अब वो आजादी के समय के समाज सुधार आंदोलन वाले हैं ही नहीं। सोशल मीडिया के हीरो समाज सुधारक नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियोस डाल करके एक एक मिनट के केवल जो है माहौल बनाया जाता अपने पक्ष में। ठीक है, तो ये आप इसको, अब इसके बाद आता है कि जब इतना आपने पढ़ा तो आपके मन में यह आना चाहिए कि सर इसका कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य भी हम कहेंगे जी, जो भी उन्होंने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी हमारे साथ खड़े हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है आप बताइए मुझे? समानता का अधिकार, इक्विटी बिफोर लॉ, या इक्वलिटी कहें, उसमें शब्द इक्वलिटी लिखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि भैया जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? रोजगार में जातिगत भेदभाव निषिद्ध है। फिर इसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल 51 ए यानी फंडामेंटल ड्यूटी, उसका ई क्या कहता है? नागरिकों का कर्तव्य भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी को बढ़ाना है। आई होप आप समझ गए। अब अगर इसको हम सोशियोलॉजिकल एंगल से देखें, ये सब इनोवेटिव आइडिया समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो एक बहुत बड़े समाज शास्त्री जिनका आप हमेशा जिक्र पाएंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी, सोसाइटी या इनफैक्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी, सुमित सरकार की अगर आप हिस्ट्री की किताब की, सुमित सरकार आधुनिक भारत के इतिहास, अगर आप उसकी शुरुआत करेंगे, आपको पहले ही दूसरे पेज में आपको एक पर्सनालिटी का नाम देखने को मिलेगा। उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। भारत में सोसाइटी के सबसे बड़े साइंटिस्ट इनको आप कह सकते हैं, समाज विज्ञानी। तो एम.एन. श्रीनिवास ने एक थ्योरी दी है जिसे बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट थ्योरी। क्या है? DCT, डोमिनेंट कास्ट थ्योरी। तो ये क्या है? वो इनकी थ्योरी इस बात को डिफाइन करती है कि जो ये रैलियां की जा रही हैं वो अक्सर प्रभुत्वशाली जातियां आयोजित करती हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। तो ये हो गया। इसी के साथ एक और समाज शास्त्री हैं A.R. देसाई साहब, और इनका मार्क्सिस्ट व्यू महत्वपूर्ण है जाति को लेकर के, मार्क्सवादी विचारक। जाति राजनीति, उनका कहना है, अक्सर क्लास इंटरेस्ट छिपाने का साधन बनती है। अंबेडकर साहब भी हैं। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? जाति भारतीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो इसका मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं, ये अंबेडकर की संकल्पना के बिल्कुल साथ खड़े हैं कि जाति भारतीय एकता के लिए सबसे बड़ी बात है। आई होप आप समझ गए। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनकी फिलॉसफी क्या थी बच्चों? कि शिक्षा और सुधार ही जाति तोड़ सकते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा और सुधार के द्वारा जाति व्यवस्था की इस रीढ़ को कमजोर करें। जैसे मैंने अपने पिताजी का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि शुरू से स्कूल में वो हर एक अध्यापक जो उनसे सीनियर जूनियर होते थे, इनका पैर छुओ, उनका पैर छुओ, बचपन से। सच बता रहा हूं, एक बार मैं बैठकी लगाता था, मेले में ऐसे सब चबूतरे पे बैठे होते थे, तो एक बार बैठकी लगाता था, सबका पैर गोल गोल, मतलब ऐसे ऐसे करते अब याद आता। तो इस प्रकार की चीजें या तो आप डेवलप करो। अब आता है कि क्या ये इसकी कोई आलोचना भी होगी, क्या क्रिटिसिज्म होगा इसका? CR, ऑब्वियस है यार, आलोचना होगी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट बाधित होगा, क्योंकि जाति आधारित राजनीति ही राजनीति का भारत में सबसे बड़ा कुआं है, जहां से आप इलेक्शन का पानी भरते हैं, पीते हैं। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी जी का जाति पर शुरू ही होता है कि एक दलित विश्व की हत्या होती है।
और उस दलित वोट बैंक के लिए पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष लग जाता है। एविडेंस होने के बाद भी उपन्यास खत्म हो जाता है और विश्व को न्याय नहीं मिल पाता। स्वाभाविक है। तो आलोचनाएं तो होंगी। तो राजनीतिक दल यहां कह सकते हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है इस कार्यकारी आदेश में और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन में। अब ये सब ये बड़ी बेंच में मामला आ सकता है। तो एक तो ये हो गया राजनीति, लेकिन एक दूसरा इसका एक पहलू है जो पॉजिटिव है। जाति आधारित जो आंदोलन होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी सोशल जस्टिस की आवाज भी इनमें होती। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी है थोड़ा सेंसिटिव। तीसरा कि इसको कैसे लागू किया जाएगा, चैलेंज में कि लागू करने में कठिनाई आएगी। क्या पुलिस जाति उल्लेख वास्तव में बंद कर पाएगी पुराने केसेस एंड सो ऑन सो ऑन। बट मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। इन द एंड अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के रूप में मुझे अपनी तरफ से कुछ बात कहनी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहूंगा कि यह केवल यानी यह आदेश केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर यानी प्रशासनिक आदेश और प्रशासनिक कदम ही नहीं है, कि बल्कि यह भारत को अंबेडकर के जाति विहीन समाज कास्टलेस सोसाइटी के प्रिंसिपल की ओर ले जाने का एक प्रयास है। और अगर ऐसा है तो स्वाभाविक है ये जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके साथ भी खड़ा हुआ है। क्यों बच्चों? अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह धर्मनिरपेक्षता, समानता और राष्ट्रीय एकता इन तीनों को मजबूत करेगा। लेकिन चुनौती यही है जो मैंने आपको बताया कि इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय आंदोलनों के संतुलन के साथ लागू करना होगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों रहा। कैसा रहा एक बार मुझे बताएं। मजा आ गया? अब अगर मजा आ गया, कहां गए अटक गया, ठीक आ गया। अब अगर ये आ गया है तो थोड़ा सा और इस पर काम कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। और एक बार मुझे बताएं मजा आया? चूंकि देखो भाई, टीचर की सफलता तभी जब बच्चे को मजा आ जाए। अच्छा एक मिनट भैया, टीचर की सफलता इसमें भी, एक मिनट रुक जाना। अभी एक बच्चा था यहां पर, मेरे बच्चे आपके पेरेंट्स, वो एक बच्चा था कल, उससे बातचीत। देखो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है यार, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों की बात सुनिए। ये मत जाइए कि सोसाइटी में किस टीचर के बारे में कितना, कि कौन कितना पुराना है, किसका कोचिंग कितना बड़ा है। आप बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी का एडमिशन कहीं कराइए मत। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए कि वो टीचर पढ़ाने में कैसा है, और पढ़ाने में कैसा उसके 1-2 मिनट के वीडियो से मत आंकिए, और किसी भी भयानक वीडियो से मत आंकिए जो ज्ञान वाला है। आप उस टीचर की एबिलिटी उसके सीरियस लेक्चर्स से निकालिए। और सीरियस लेक्चर मतलब होता है कि यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यूज के हिसाब से कौन चल रहा है, क्योंकि आपके बच्चे का टारगेट वो है, ना कि मुझे कितना ज्ञान है या किसी व्यक्ति को कितना ज्ञान है। उससे आपके बच्चे का कोई फायदा होने वाला नहीं। सो प्लीज, अगर आपका बच्चा जिद करता है कि मुझे सुनील सर से पढ़ना है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए कि ये वाली कोचिंग इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग है, उसमें जाओ पढ़ो। दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, सभी पेरेंट्स से, कि कंपेयर आप करिए। 20 लोग जो समाज में स्ट्रांग हो गए हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि कुछ लोग जो आसपास के हैं प्रभुत्वशाली आकर के कह देते हैं कि नहीं भाई वहां कहां भेज रहा हूं, वहां भेजो। हमेशा याद रखिएगा, कंपेयर करिए टीचिंग स्टाइल, यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड जरूर, कि उसने इस एग्जाम में प्री मेंस निकाला है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है, टीचिंग स्टाइल क्या है, कैसे है। नाम पे मत भेजिए। अगर नाम से हिट होता तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में ऐसे फ्लॉप होती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। वही आमिर खान एक बार सुपरहिट फिल्म देते हैं, अगली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप। वही सलमान खान एक बार सुपरहिट, अगली बार बुरी तरह फ्लॉप। वही शाहरुख खान जो फिर से किंग बने, 10 साल तक सुपरहिट फिल्म देने से तरस गए। तो प्लीज सुपरस्टार के नाम पे मत जाइए, एक्टर्स के नाम पे जाइए। एक्टिंग,
उससे भी इंपॉर्टेंट एक्टिंग से भी कंटेंट से भी इंपॉर्टेंट उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन। तो जिस फिल्म में कंटेंट अच्छा होता है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, उसका डायरेक्टर अच्छा होता है, एक्टर हल्का भी पड़ता है, तो ये तीनों एलिमेंट एक्टर को उठा करके आसमान पे बैठा देते हैं। सो प्लीज कंटेंट, उस कंटेंट को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने वाला और एक बेहतर डायरेक्टर आपको ढूंढना है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू। 2023 में आपसे प्रश्न पूछा, व्हाट इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। अब मुझे बताओ बच्चों, भारत में जाति की पहचान द्रव और स्थिर दोनों है। अब इस प्रश्न को आप कैसे समझेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोचिए बेटा, एक ही टॉपिक रह जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी के टॉपिक हलवा है, कुछ है नहीं इसमें। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले डिमांड पे आइए। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग अपने साथ मैच करिएगा कि क्या मैं आपके साथ मैच हो पा रहा हूं। मैच हो पा रहा हूं तो यू आर द किंग एंड क्वीन, अगर नहीं तो आपकी कमी है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय समाज में जाति पहचान एक तरफ जन्म आधारित है तो स्थिर है। अगर बाई बर्थ आपकी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से एक सेट हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैटिक है। और दूसरी तरफ बदलते समाज और राजनीति के साथ फ्लूइड भी, फ्लूइड मतलब अगर द्रव की जगह लचीला शब्द लिखते यूपीएससी वाले, लचीली और स्थिर दोनों है। क्या है? लचीली, ठीक है ना, लचीली मतलब फ्लेक्सिबल। तो यहां पर फ्लूइड की जगह फ्लेक्सिबल होना था अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग सहमत है तो। फ्लेक्सिबल एंड स्टैटिक, तो फ्लेक्सिबल ऑब्वियस है, पढ़ाई लिखाई इनके कारण से जो परिवर्तन आ रहा है, और स्टैटिक। अब अगर आपको स्टैटिक और फ्लूइड समझ में आ गया, एक बार कमेंट करिए ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखना इजी हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे बताएं। यानी स्टैटिक अगर समझ में आ गया, इसका मतलब है कि जाति जन्म पर आधारित होती है। जो इंडोगेमी यानी अंतः विवाह जो है, यानी जाति के अंदर ही विवाह हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्टैटिक, गांव समुदाय में जाति के आधार पर आपका स्टेटस तय होना, ये सब स्टैटिक एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल, ब्राह्मण पुरोहित अगर है तो उसका बेटा स्वाभाविक रूप से, मान्य रूप से अगली पीढ़ी में ब्राह्मण पुरोहित ही होगा। लोहार का बेटा लोहार, कुंभकार का बेटा कुम्हार, चर्मकार का बेटा चर्मकार, इसको बोलते हैं स्टैटिक। यानी वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक, ये वाई पूछ रहा है। तो क्यों है, तो आप देख सकते हैं, चूंकि जन्म, इंडोगेमी एंड सो ऑन सो ऑन। फ्लूइड ऑब्वियस, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, आरक्षण, राजनीति से पहचान बदल सकती है। जैसे अब आप मान लीजिए आईएएस हो जाते हैं, अब आप किसी भी कास्ट में शादी कर लेते हैं, आप नोटिस ही नहीं करते, अगर प्रेम हो गया तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दलित नेताओं का मुख्यमंत्री बनना, ये सारी चीजें, ओबीसी और दलित समुदाय का राजनीतिक उभार, ये सब फ्लूइड वाले के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब आता है इस टॉपिक के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, यानी कि आज का टॉपिक, आज के टॉपिक का स्टैटिक साइड क्या है, यानी दोनों साइड, एक होगा फ्लूइड साइड, एक होगा स्टैटिक साइड। तो आज का स्टैटिक साइड क्या है, एफआईआर में अभी भी जाति लिखना, ये एफआईआर में जाति लिखना जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाया, ये क्या करता है, जन्म आधारित पहचान को स्थिर बनाता है कि नहीं। आप कहेंगे तो ये स्टैटिक हो गया, भारतीय समाज में स्टैटिक जाति व्यवस्था का एग्जांपल। फ्लूइड क्या हो गया, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। फ्लूइड मतलब पहचान बदल रही है, पहचान नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो आपको मैंने दिखाया था फ्लूइड साइड, यानी सोशल मीडिया पर जो टॉक्सिक डिजिटल मैस्कुलिनिटी, नए डिजिटल रूप में जाति गौरव की जो भावना का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो मैंने जाट बॉय विद राइफल्स इस प्रकार की जो चीजें बताई थी, वो क्या है, वो फ्लूइड है, यानी पहचान बदलती हुई दिख रही है, नई नई पहचान धारण कर रही। तो जाति में जब नई नई चीजें हैं उसे फ्लूइड कहेंगे, जो स्टैटिक है उसे हम
ऑब्वियस स्टैटिक कहेंगे। तो ये आपके सामने आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक आंसर मैं आप लोगों को लिखवाऊं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से कर ले जाएं इस प्रश्न को, क्योंकि ये तो हो गया कि एक झलकी। आज से कोशिश करूंगा हफ्ते में एक दिन मैं पूरा आंसर आप लोगों को लिखवा दूं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, एग्री है सब? कोटा नहीं पूरा करना, आप सिलेक्शन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज सिखाऊं जिससे शाम आपका एकदम मस्त बन जाए। चलिए लिखिए, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? अब इस प्रश्न को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो आपको अच्छे से पता है, किसी भी प्रश्न को लिखने में सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा प्रश्न की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्रश्न का दूसरा पार्ट आएगा स्टैटिक, और तीसरा पार्ट आएगा फ्लूइड। 3 पार्ट आपके सामने हो गए, और फिर एक चौथा पार्ट हम बनाएंगे। चूंकि करंट अफेयर्स पढ़ रहे सुनील अभिव्यक्ति, करंट अफेयर्स तो छोड़ नहीं सकते, यही आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाएगा। तो चौथा आएगा करंट टॉपिक यानी करंट रेलिवेंसीज की क्या, फिर इसके बाद एक प्यारा सा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो पहले आपने बांट लिया, इस क्वेश्चन के 5 हिस्से हैं, यही आपको सबसे पहले करना है। क्यू के डी ई फार्मूला जो हमारा है, जिसके आधार पर एडिटोरियल कॉम्बैट मैं ले रहा हूं, क्या इसी फार्मूले पर आधारित नहीं है? तो सैटरडे को शाम को 4 बजे आप सबको मिलना है। 4 से कभी मैं 5 भी कर दूं, उससे मतलब नहीं होता, आपको बस इस सेशन का हिस्सा बनना। चलिए इस प्रश्न को आप लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। भूमिका कैसे लिखेंगे? लिखिए, भारत में जाति एक जटिल व्यवस्था है। भारत में जाति एक जटिल व्यवस्था है जो जन्म से कठोर, ब्रैकेट में लिखिएगा स्थिर, ब्रैकेट बंद, है, लेकिन परिवर्तन से लचीली, लचीली ब्रैकेट में लिखिएगा द्रव द्रव भी है। कास्ट इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, both rigid by birth and flexible by change। तो पहला आइडेंटिटी होगी बेटा। अब दूसरे पार्ट पे आएंगे, स्टैटिक साइड ऑफ कास्ट आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, जाति पहचान का स्थिर पक्ष, स्टैटिक साइड ऑफ कास्ट आइडेंटिटी। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसके अंतर्गत जाति जन्म से तय होती है, इसलिए यह स्थिर दिखाई देती है। देखिए कैसे लिखना है, वाई इज, वाई क्यों, तो वो बता रहा हूं भैया, इसलिए। क्यों जब भी वर्ड में रहेगा तो उसका आंसर आएगा हैंस, यानी इसलिए। क्यों आए हो, कोई गेट के बाहर आ जाएगा तो क्यों आए हो, तो वो क्या बोलेगा, इसलिए आया हूं। लिखिएगा शब्दों का चयन, जाति जन्म से तय होती है, इसलिए क्यों, तो इसलिए यह स्थिर दिखाई देती है। कास्ट इज एस्क्राइब्ड बाय बर्थ मेकिंग इट लार्जली स्टैटिक। ठीक है बच्चे। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक क्यों, वाई स्टैटिक, फिर वाई फ्लूइड। विवाह प्राय जाति के भीतर ही होते हैं, हाँ? जाति के भीतर ही होते हैं। मैरिज मोस्टली अकर्स विद इन द कास्ट, जिसे हम इंडोगेमी कहते हैं, इसलिए वाई, इसलिए जाति व्यवस्था स्थिर दिखाई देती। मजा आ रहा है? सीखो प्रश्नों से आंसर को जोड़ने की कला। तीसरा, धार्मिक कर्मकांड, पेशे, पेशे यानी जो आप काम करते हैं, और सामाजिक निषेध जाति को कठोर बनाए रखते हैं।
ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ऑक्यूपेशंस एंड टैबू रीइंफोर्स कास्ट रिजिडिटी। वही जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ब्राह्मण पुरोहित का बेटा स्वतः ब्राह्मण कहलाता है। अ ब्राह्मण या अ ब्राह्मीण प्रीस्ट सन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम आइडेंटिटी। मजा आ गया। 3 पॉइंट में आपने एक डिस्कस किया। देखो आंसर कैसे, बैलेंस कैसे लिखते हैं, संतुलित कैसे लिखते हैं, रैंक के लिए कैसे लिखते हैं। अब आपको तय करना क्या ये रैंक के लिए लिखवा रहा हूं कि नहीं। फिर फ्लूइड आता है। अब हेडिंग बने फ्लूइड साइड ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, जाति की पहचान का लचीला पक्ष। आप लचीला लिखिएगा, ये द्रव लिखिए, ठोस द्रव गैस, ठीक है। पहला, शिक्षा और शहरीकरण ने जातिगत बंधनों को ढीला किया है, बिल्कुल किया। एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव लूज किया कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को, बिल्कुल किया। इसमें कुछ एग्जांपल की जरूरत नहीं। शहरों में हम सब एक ही चाय की दुकान पे बैठे हैं, एक ही चाय से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कौन पी रहा है, किसको पता। अरे भाई क्या हुआ, एक ही कप है ना। पहले क्या होता था, एक कप एक जाति का, दूसरा कप दूसरी जाति का। तो शहरों ने कैसे किया, एजुकेशन ने कैसे किया। एजुकेशन जो पढ़ा लिखा है अमूमन ये मान लेता है कि यार कास्ट वास्ट कोई मैटर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, राजनीति ने जाति को सक्रिय वोट बैंक में बदल दिया है, इसलिए फ्लूइड हो रही है। राजनीति ने जाति को सक्रिय वोट बैंक में बदल दिया है, इसलिए, यानी हर एक में इसलिए आपको कॉमन अपने दिमाग में रखना। पॉलिटिक्स हैज टर्न्ड कास्ट इनटू डायनामिक वोट बैंक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर आता है क्यों फ्लूइड है। तो फ्लूइड का तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आरक्षण और सामाजिक न्याय कानूनों ने, जैसे SC ST एक्ट, इस प्रकार की चीजें, आरक्षण और सामाजिक न्याय कानूनों ने नई, एक हिंदी में शब्द आता है ऊर्ध्व गतिशीलता, यानी ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गतिशीलता पैदा की है। ऊर्ध्व, रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस लॉज क्रिएट न्यू अपवर्ड, ऊपर की तरफ मोबिलिटी, यानी आरक्षण से जिन लोगों को लाभ मिला वो ताकतवर हुए, तो अब ये समाज में उनको एक मजबूत स्थान मिला। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पर, एक एग्जाम्पल, मंडल के बाद ओबीसी नेताओं का उदय, राइज ऑफ ओबीसी लीडर्स आफ्टर मंडल कमीशन, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, ऑब्वियस है करंट से कैसे अपडेट करेंगे, दूसरों से अपनी कॉपी को अलग करने के लिए। सुनील अभिव्यक्ति की नीड आपको यही है, ठीक है। करंट अफेयर्स, FIR में जाति लिखना इसकी स्थिरता को दर्शाता है, आज भी यानी करंट टाइम में भी। रिकॉर्डिंग कास्ट इन FIR शोज इट्स स्टैटिक साइड। एक एग्जांपल इसका हो गया। दूसरा, सोशल मीडिया पर जातिगत गौरव इसकी नई द्रव पहचान को दिखाता है। सोशल मीडिया कास्ट प्राइड रिफ्लेक्ट्स फ्लूइड आइडेंटिटी इन न्यू डिजिटल फॉर्म्स। हाईकोर्ट ने इसे टॉक्सिक डिजिटल मर्दानगी और सांस्कृतिक आत्ममोह कहा है। कौन, ये जो फ्लूइड हो रहा है। हाईकोर्ट called this toxic digital masculinity and cultural narcissism। हो गया बेटा।
अब आते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के ऊपर। अब निष्कर्ष में महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा बेटा। हमेशा निष्कर्ष में दो बातों पर अगर चर्चा हो रही तो दोनों लेकर के चलेंगे, मध्यम मार्ग, नो एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना। भारत में जाति ना तो पूरी तरह स्थिर है ना पूरी तरह द्रव, बल्कि दोनों का सह अस्तित्व है। कास्ट इन इंडिया इज नाइदर फुली रिजिड नॉर फुली फ्लेक्सिबल, बट बोथ एट द सेम टाइम। अब ये तो जटिल हो गया, तो ये भी लिख देंगे। यही द्वैत, यानी द्वैत मतलब दो चीजें एक साथ चल रही, यही द्वैत भारतीय समाज की जटिलता को स्पष्ट करता है। आपने बता दिया कि समाज जटिल है। दिस ड्युअलिटी एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहिए कैसा रहा, मजा आवा? और अब आपको समझ में आ रहा कि क्लास कैसे चल रही है? अब इसी प्रकार से चलेगी, थोड़ी मेहनत आप, थोड़ी मेहनत हम। कोटा नहीं पूरा करना, सिलेक्शन चाहिए। अब प्री निकालिए, मेंस में मैं बैठा हूं, लेकिन मेहनत करते करते चलिए। क्लियर हो गया? 100% मजा आया? आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जरा एक बार पढ़ लीजिए जिससे ये बैठ जाए। चूंकि मैं फिर कह रहा हूं, क्लास का मेरे टारगेट ये नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, क्लास का टारगेट है ऑब्जर्वेशन कितना करना, विजुअलाइजेशन कितना करना, ठीक है। और आज इतिहास की क्लास 2 बजे बच्चों ऑप्शनल की रहेगी। अभी जो यूट्यूब पर उन बच्चों को भी 8-10 लेक्चर मैं फ्री दूंगा, तो आज की क्लास भी आप सब जो यूट्यूब के बच्चे हैं, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है भी, एक बार आकर के बस केवल देखिए प्रेजेंटेशन एकदम नए ढंग से, जो मार्केट में है उसके हिसाब से नहीं, जो यूपीएससी की नीड है उसके हिसाब से कैसे ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। क्लियर हो गया? मजा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैसे और सारे जो क्वेश्चन आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। यानी जो हमारी ये जातिवादी है, इस पर लिबरल इकोनॉमी का क्या इंपैक्ट रहा है, अब आप बताइए, ठीक है। यानी प्रश्न कह रहा है कि 1991 में जो हमने उदारीकरण अपनाया इकोनॉमी का, एलपीजी वाला दौर, राव मनमोहन मॉडल, उसने जातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर क्या असर डाला? सोचिए क्या यार, यूपीएससी 360 डिग्री आपसे पूछता है, ठीक है। तो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी अगर आपको नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे, बट हर एक बच्चे को पता होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 1991 में जो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, निजीकरण, वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एथनिक आइडेंटिटी शब्द भी अगर नहीं पता है, ये वाला वर्ड जो एथनिक आइडेंटिटी है, तो भी आपको ये जो लिखा हुआ है एथनिक आइडेंटिटी, ऑब्वियस यार, हम अपने धर्म और जाति के आधार पर किस प्रकार से पहचाने जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें इस प्रश्न में पूछी गई। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या है? सांप्रदायिकता, धर्म या जातीय पहचान पर आधारित जब हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद जाति आधारित राजनीति और मजबूत हुई, ठीक है। उदारीकरण के बाद मीडिया और सोशल मीडिया ने जातिगत गौरव को बढ़ाया, इसमें कहीं से कोई अनजानी बात नहीं। अब आता है लिंक कैसे इस टॉपिक के साथ। तो ऑब्वियस है, हाईकोर्ट ने यही कहा ना कि सोशल मीडिया पर जातिगत गौरव कल्चरल नार्सिसिज्म है। तो ये क्यों है ऐसा? यह पोस्ट लिबरल डिजिटल इकोनॉमी का नतीजा है, जहां बाजार और तकनीक ने जाति आधारित पहचान को नए रूपों में उभारा है। यह उदारीकरण का प्रभाव है जातीय पहचान पर, कि एक नया रूप ही ले रही है, जिसे हाईकोर्ट ने एक नार्सिज्म शब्द के द्वारा संबोधित किया, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न फिर आपसे पूछता है जाति, क्षेत्र तथा धर्म के, ये देखिए, तो इसमें क्या सेक्ट का महत्व बताना,
और इसे कास्ट, रीजन और रिलीजन से तुलना करना। सेक्ट क्या होता है, कितने बच्चों को पता है सेक्ट क्या, पंथ क्या? अरे बेटा, ये धार्मिक समुदाय जो होता है उसका एक जो उप समूह होता है। जैसे इस्लाम में सूफी सिलसिले हो गए, कबीर में कबीर पंथी हो गए, हिंदू धर्म में आर्य समाज हो गया, इस प्रकार के। आई होप आप समझ। सेक्ट यानी पंथ। कास्ट आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन जो किया जाता है। और रीजन और रिलीजन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं। तो हाईकोर्ट ने, यानी आज के टॉपिक से कैसे कनेक्ट हो रहा है, हाईकोर्ट ने कहा जाति पहचान एंटी नेशनल है, क्योंकि यह समाज को बांटती है। तो जैसे पंथ धर्म को खंडित कर देते हैं, वैसे ही जाति राजनीति राष्ट्रीय एकता को खंडित कर रही है। यह यहां पर आप लिख सकते हैं। फिर आता है हैज कास्ट लॉस्ट, यानी ये प्रश्न कह रहा है कि क्या जाति अब अप्रासंगिक हो चुकी है या अब भी समाज को समझने में अहम है। बस यही इस प्रश्न में पूछा गया। मल्टी कल्चरल सोसाइटी आप सबको पता है, इसकी डेफिनेशन भी पता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जहां अनेक जाति, धर्म और भाषा और क्षेत्र के लोग रहते हो, यही हो गया। ठीक है, तो कह रहा हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस, इसको समझने में। ठीक है, तो आज के टॉपिक से कैसे कनेक्ट हो रही कि अगर जाति अप्रासंगिक हो जाती है तो एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाती। हाईकोर्ट का ऑर्डर यह साबित करता है कि आज भी जाति स्टेट इंस्टीट्यूशंस में गहराई से मौजूद है। तो बिल्कुल कास्ट ने अपनी प्रासंगिकता खोई नहीं है, कास्ट आज भी बनी हुई। हां, प्रासंगिकता खो रही वही वाला पार्ट जो लिक्विड, जो फ्लूइड वाला पार्ट हम लोगों ने किया था, जो फ्लूइड वाला पार्ट किया था उसके हिसाब से प्रासंगिकता खो रही। लेकिन जो स्थिर वाला पार्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, उसमें तो आप ठीक है ना। और यह प्रश्न आया जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया 2018 वाला, कि इसमें यह बताना है कि जाति कैसे नए रूपों में बदल रही है और क्यों इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो पूरा का पूरा टॉपिक ही है। जो हाई कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों और सोशल मीडिया पर कास्ट स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जो उसने कल्चरल नार्सिज्म का उदाहरण दिया, ये तो वही है कि जाति नए नए रूप ग्रहण कर रही। यह जाति के नए एसोसिएशनल फॉर्म्स हैं, रूप है। यहां तो 100% कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। ये वाला मैंने सामाजिक समस्याओं के प्रति मैंने आपको बता ही दिया था। तो हाई कोर्ट ने जब कहा था कि जाति गौरव एंटी नेशनल है, लेकिन समाज में बहुत से लोग अभी भी अपनी गाड़ियों, सोशल मीडिया पर जाति का गौरव दिखाते हैं, तो यही कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड है कि यह गलत है, लेकिन हम उसको अपना रहे हैं। आई होप आप इस टॉपिक को अब बहुत अच्छे से पी चुके हैं। तो पी चुके हैं तो अब अपन बढ़ेंगे आगे और आपको और थोड़ा सा पिलाएंगे। मॉडल क्वेश्चन कहां गया भाई? अच्छा, आगे दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपके सामने डिस्कस है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपके सामने, घटना, उत्प्रेरक यानी केस, उच्च न्यायालय की टिप्पणी, सब चीज, भारतीय समाज में जाति, राजनीति में इसकी भूमिका, वर्तमान समानता का ढांचा, आर्टिकल, न्यायिक उदाहरण, डायरेक्टिव्स, एक्सप्लेनेशन, जाति और धर्म निरपेक्षता, एक एक पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों, राष्ट्रीय एकता, हर एक चीज जो आपको पढ़ाई गई यहां लिखी हुई, इसलिए आपको कहीं से भी टेंशन नहीं लेना है। एक रीडिंग मारनी है और फिर दौड़ करके पाला छू लेना है। अब आता है प्रश्न, यहां से देखिए जरा, प्रश्न क्या है? जाति आधारित पहचान की राजनीति भारत में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर अभी आपको मिलेगा, मैंने सब समझा ही दिया, आप इसकी तब तक प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये मेरा पर्सनल मेंटरशिप एंड सो ऑन, ये आप जरूर इसका हिस्सा बनिए अगर आप इसे बहन कर सकते हैं, क्योंकि डेली आधार पर बिहार पीसीएस मेंस एनरोलमेंट स्टार्ट, जो बच्चे भी कह रहे हैं आप एनरोलमेंट इन नंबर पर कांटेक्ट करके स्टार्ट करिए और आपको तुरंत एसी की क्लास मिल जाएगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तब तक आप स्टार्ट कीजिए। डीआई की क्लास आपको मिलेगी,
ये हमारा फोन नंबर है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी का बच्चों जो टॉपिक है, फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने में अन्य देशों का साथ दिया, ये टॉपिक आप स्वयं करेंगे और आपको बहुत अच्छे से राइट टू स्टेट, राज्य का अधिकार, एक कहानी की तरह आप पढ़ेंगे, जिस पर हम लोग, क्योंकि इसका पार्ट 2 मुझे करना पड़ेगा, पार्ट 1 से काम हो नहीं पाएगा। 11:30 बजे मेरी हिंदी साहित्य की क्लास है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर बेटा? तो इसको आप बात कर लीजिएगा और मॉडल क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। भारत चीन सीमा का मानचित्रण, एक बार इसको आप पढ़िए और फिर डाउट पूछिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 100% होगा, ठीक है। फिर इसके बाद भारत चीन सीमा विवाद पर एक प्रश्न भी है, आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्टैटिक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। आईपीआर गांधीनगर ने भारत की संलयन ऊर्जा योजनाओं के लिए रोड मैप भी अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसमें प्रीलिम्स का बहुत सारा मसाला है, मेंस का मसाला तो मैं कहूंगा जो है ही है, ठीक है। तो हम लोग, आपको पीडीएफ मिल जाएगी 2 बजे, एक रीडिंग आप लोग मार लीजिए। कल का एक टॉपिक और भी रह गया है, जो मैंने कहा था आप लोगों से, जो चाइना में चक्रवात आया, टाइफून, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट 2 नाम से इसका एक सेशन और ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले सेशन में ही मुझे लगभग 2 घंटे लग गए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। पढ़िए, पार्ट 2 की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। कल वाले टॉपिक में और कोई डाउट है किसी में, एक बार मुझे बता सकते हैं, जो कल का टॉपिक था, क्या किसी में कोई डाउट है? हाँ हाँ, हिंदी साहित्य की क्लास तो अल्टरनेट ही है ना, मंडे को हुई थी, अब आज बुधवार को हो रही है। कब कब, अच्छा हाँ, ट्यूसडे को हुई थी, अब उसके बाद कब होगी? मंडे और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन इतिहास के और बाकी के 3 दिन हिंदी ऑप्शनल के, ठीक है। नगमा गरी, कल वाले सारे टॉपिक क्लियर हैं, कोई डाउट है? हर एक बच्चे किस, नीतीश चौधरी, वंदना, नहीं हिंदी साहित्य आज नहीं है, हिंदी साहित्य आज नहीं है, आज इतिहास है, ठीक है, आज इतिहास की क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू। सिंघम प्रिंस ये कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी सर, क्या बेटा, क्या हेल्प करनी, बताओ बताओ फटाफट बताओ। अच्छा, आपकी प्रीलिम्स की एक करंट अफेयर्स की क्लास का प्लान हम लोग कर रहे हैं वीकली 2026 के लिए ओनली, नॉट फॉर 27 और 28, ठीक है, बाय, थैंक यू। पीडीएफ तो बेटा अपलोड होती है, पीडीएफ पे तो आप, पीडीएफ हमारे ऐप पर अपलोड होती है। बच्चों इनको एक बार मैसेज कर दो कि सबको मिल रही, आप एक बार कोशिश करें, फिर से मिल जाएगी।